है तो ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, ठीक है, कि सबसे पहले अपने माइंड के अंदर उस रेलिवेंट डायग्राम लेके आओ, देन यू कैन इजीली अचीव दैट इनहेरिटेंस। ठीक है, आपको इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ओके राइट अ कोड फॉर द मल्टीपल इनहेरिटेंस या मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, तो आपने माइंड में वो डायग्राम है, अगर वो डायग्राम है तो आप इजीली बना लोगे। ठीक है, तो मैं जो एग्जांपल ले रहा हूं वो मैं ये ले रहा हूं स्टूडेंट क्लास, ठीक है जी। उसके बाद जो मैं ले रहा हूं दैट इज द टेस्ट, ठीक है जी। उसके बाद जो मैं ले रहा हूं दैट इज द रिजल्ट। ठीक है, तो ये तीन क्लासेस है। अब इनहेरिटेंस क्या है, स्टूडेंट एक बेस क्लास है, ठीक है जी, दिस वन इज अ बेस क्लास, सो दिस वन इज अ फर्स्ट लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है जी, फर्स्ट लेवल इनहेरिटेंस। और ये जो है दैट इज द सेकंड लेवल इनहेरिटेंस। तो ये पूरा सिनेरियो बना है आपका, ठीक है। तो ये इनहेरिटेंस है, मतलब ये आपके फादर ग्रैंडफादर हैं, ठीक है, ये आपके फादर हैं और ये आप हो। तो यानी कि यहां से प्रॉपर्टी यहां तक आपके पास प्रॉपर्टीज आ रही हैं, ठीक है। तो अभी इसको समझते हैं पहले एक बार फटाफट से, फिर इसको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। अब कोड जो है थोड़ा सा लेंथी होने वाले हैं, ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट, आपको डरना नहीं है, क्योंकि इनहेरिटेंस है तो ऑब्वियस है अभी 3 क्लासेस की जरूरत पड़ने वाली है, फिर उसके ऑब्जेक्ट्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो अभी जो कोड है थोड़ा सा लेंथी होएगा, मैं सारे तो नहीं करके दिखाऊंगा, ठीक है, मैं सबका स्ट्रक्चर आपको समझाऊंगा और सबके अंदर वाला कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, लेकिन हाँ एक दो कोड मैं आपको पूरे टाइप करके पूरे सेशन में दिखाऊंगा, क्योंकि जब हम टाइप करेंगे तो ऑब्वियस हमें 10 से 15 मिनट लगने वाले हैं, ठीक है जी। तो ये अपना कॉन्सेप्ट है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मतलब दिस वन इज ए बेस क्लास, दिस वन इज ए फर्स्ट लेवल इनहेरिटेंस एंड दिस वन इज ए सेकंड लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है जी। तो एक क्लास में स्टूडेंट बना रहा हूं जिसके अंदर मेथड है, ठीक है जी। इसके अंदर जो मेथड है वो नॉट मेथड, यू कैन से कि ये जो क्लास है ये रोल नंबर ले लेगी, ठीक है। आई जस्ट पिक वन वेरिएबल ओनली दैट इज द रोल नंबर, ठीक है जी। तो रोल नंबर आपको डालना है, तो इसके अंदर आपका रोल नंबर, क्योंकि रोल नंबर सबके लिए कॉमन है, अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, रोल नंबर सबके लिए कॉमन है। तो मैंने एक मेंस क्लास बना ली दैट इज द स्टूडेंट, ठीक है। आप उसमें नेम भी ले लो, आप उसमें रोल नंबर भी ले लो, ठीक है। आप उसमें कुछ और लेना चाहते हो तो वो भी उसकी डिटेल ले लो, तो एक स्टूडेंट की आपकी क्लास बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद टेस्ट है, ठीक है, तो टेस्ट क्लास है, ठीक है। अब टेस्ट क्लास देखो, एक तो है बीसीए के लिए, जस्ट अंडरस्टैंड दिस सिनेरियो कि इसकी यूसेज कहां पे आन पड़ी, ठीक है। और एक है आपकी जो दूसरी क्लास है, ठीक है, वो है आपकी बीटेक के लिए, ठीक है। अब बीटेक में जो सब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट है, ठीक है जी। बीसीए में जो सब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट है, बीटेक में जो सब्जेक्ट है वो डिफरेंस है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस तरह से चलूंगा, अगर बीटेक के लिए चलना है तो मेरे पास ये बेस क्लास है, मैं इसको इसमें इनहेरिट कर लूंगा, लेकिन ये तो कॉन्सेप्ट सेम ही है ना सबके लिए, नाम तो बच्चे का वही है, ठीक है ना, नाम हर बच्चे का होगा, हर बच्चे का रोल नंबर होगा, ठीक है, हर बच्चे का एड्रेस होगा, हर बच्चे के पेरेंट एड्रेस होगा, ठीक है जी, हर बच्चे का फर्दर इंफॉर्मेशन होगी, वो सबकी सेम रहेगी अगर मैं कॉलेज की बात कर रहा हूँ। अब मुझे बीसीए के साथ चलना है तो मैं इस तरफ से चल जाऊंगा, मुझे बीटेक के साथ चलना है तो इस तरफ से चल जाऊंगा। अब उसके बाद मेरे पास आती है कि रिजल्ट क्लास, ठीक है, ये एक रिजल्ट क्लास, तो रिजल्ट क्लास है, ठीक है। अब रिजल्ट सबके लिए सेम होगी, जो क्या करेगी, ये सबके जितने भी आपके टेस्ट हैं उसको सम करेगी, सम करने के बाद, ठीक है जी, उसकी परसेंटेज निकाल के आपको रिजल्ट प्रिंट करके दे देगी। तो रिजल्ट देखो इसके लिए भी सेम है, रिजल्ट इसके लिए भी सेम है। तो अब चॉइस इज माइन, अब चॉइस इज माइन कि मैं किसकी तरफ जा रहा हूं, ठीक है। अभी आप और मैं समझ लो, सिर्फ यही कंसेप्ट के ऊपर फोकस करो कि इसका बेनिफिट क्या आन पड़ा, ठीक है। तो हम यहां से इस तरफ जा रहे हैं, अगर मैं बीटेक की बात कर रहा हूं तो इस तरफ जा रहे हैं, अगर मैं बीसीए की बात कर रहा हूं तो हम इस तरफ जा रहे हैं। तो अब देखो ये तो बेस क्लास है, दिस वन इज द बेस क्लास, ठीक है, इसने इसको इनहेरिट किया, ठीक है, इस क्लास को इसने इनहेरिट किया, ठीक है। तो अब आपका कहता है ये जो कॉन्सेप्चुअल लेवल इनहेरिटेंस हुई है इसको हम बोलेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो ये मल्टी लेवल है, मतलब एक आपकी बेस क्लास है, दूसरी आपकी दूसरी क्लास है, तीसरी आपकी तीसरी है, ठीक है, आगे भी बनानी आगे भी बनाना, दैट डजंट मैटर, ठीक है। तो बेसिकली जो एग्जांपल्स हैं वो 3 क्लास है, हमें इजीली समझ आ जाएगा कॉन्सेप्ट की है क्या। लेकिन यूसेज क्या है, यूसेज इसकी ये है कि ये आपकी स्टूडेंट क्लास है जो सबके लिए कॉमन है, ठीक है। उसके बाद मैं बीसीए में स्टूडेंट क्लास को इनहेरिट कर रहा हूँ, और उसके बाद जो इसके अंदर कहता है इस क्लास के अंदर मैं कहता बीसीए को इनहेरिट कर रहा हूँ, तो ये पेरेंट क्लास है इसके लिए और ये पेरेंट क्लास है इसके लिए, ठीक है ना। तो ये चाइल्ड क्लास है इसकी और ये चाइल्ड क्लास है इसकी, ठीक है, आप जैसे मर्जी इसको कंसीडर कर लो। तो दिस वन इज द एंटायर सिनेरियो, ठीक है। तो एक मैं स्टूडेंट क्लास बनाऊंगा, ठीक है, एक मैं टेस्ट क्लास बनाऊंगा जिसके अंदर हम टेस्ट रखेंगे, ठीक है जी, यानी कि मार्क्स लेंगे, और तीसरी जो मैं क्लास बनाऊंगा दैट इज द रिजल्ट क्लास, जो हम रिजल्ट करके उसका फाइनल आउटपुट डिस्प्ले करेंगे,
ठीक है, मैं बड़ा बेसिक सा कोड बना रहा हूँ, लेकिन आप इसको थोड़ा स्मार्ट बना लेना। ठीक है, आप एरे यूज कर लेना। ठीक है, यू कैन यूज एरेज, एरेज के साथ आप कंसेप्ट को इंप्लीमेंट कर दो। हाँ जी, कितने सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि बीसीए में हो सकता है कि 5 हो, तो यहाँ पे आपको 5 चलाने पड़ेंगे। बीटेक में अगर 6 है तो यहाँ पे आपको 6 चलाने पड़ेंगे। तो आप एक फॉर लूप ले लो, एरे की लेंथ कैलकुलेट कर लो, लेंथ कैलकुलेट करने के बाद दैट यू कैन प्रोसीड। तो ये बेस्ट वे है। ठीक है, लेकिन मैं बड़ा बेसिक सा बनाऊंगा। ठीक है सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। लेकिन अगर आपको स्मार्ट बनाना है तो वही एग्जांपल जो हमने की थी, आपको याद होगा कि शॉपिंग कार्ट जब हमने बनाया था एरेज के केस में, कि हो सकता है कि जो पहला कस्टमर है वो 5 प्रोडक्ट खरीदे, दूसरा है 7 खरीदे और तीसरा है 2 खरीदे। तो हम कोड नहीं चेंज करेंगे, हम फॉर ईच लूप का सहारा भी ले सकते हैं। ठीक है, जो हमने डिस्कस की थी। ठीक है, जहां आप उसकी लेंथ कैलकुलेट करके देन यू कैन फाइंड इट आउट, यू कैन कैलकुलेट इट आउट। तो चॉइस इज अगेन योर, लेकिन मैं जो कोड बनाऊंगा बड़ा बेसिक सा बनाऊंगा सो दैट हर बंदे को समझ आ जाए। लेकिन आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूं कि आप उसको स्मार्ट कैसे बनाओगे। ठीक है जी, ओके, नाउ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो हम चलते हैं सीधा नोटपैड पे ही चलते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप उसको राइट करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। तो थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन ये है कि थोड़ा ध्यान से समझोगे तो आपको समझ आ जाएगा। कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट ही है, नथिंग एल्स। फंडामेंटल्स वही हैं सारे जो हमने अभी तक पढ़े हैं, क्लास, कंस्ट्रक्टर। ठीक है जी, बस अब ये है कि एक क्लास को दूसरी क्लास में लेके आना है, दैट्स इट। तो मैं यहाँ पे जो कोड है वो बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। ठीक है, एक दो कोड मैं बना के दिखाऊंगा, सारे तो अगर हम करने बैठ गए तो 15 दिन तो इसी के ऊपर लग जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको 1, 2 या 3 कोड बना करके दिखाऊंगा कि कैसे बनती है, इनहेरिटेंस कैसे चलती है। ठीक है, कोई सिंगल लेवल हम देख चुके हैं, अब हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, फॉर दी मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है जी, सेव एज, सॉरी मल्टी लेवल है ये, मल्टी लेवल डॉट सीपीपी। ठीक है जी, अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट, इसको आराम से समझते हैं, प्यार से समझते हैं, कुछ भी नहीं है, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। जब भी इनहेरिटेंस करनी है तो एक बात याद रख लेना। ठीक है, जो भी इनहेरिटेंस आप परफॉर्म करने जा रहे हो, आपको उसकी पिक्चर को दिमाग में रखना है। ठीक है, तो आपकी ए क्लास है, बी क्लास है, सी क्लास है, यानी कि स्टूडेंट है, ये टेस्ट है और ये आपकी रिजल्ट है। ठीक है, तो ये पिक्चर अगर आपके दिमाग में होगी तो आप इजीली उसको बना दोगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्लास STUDENT। ठीक है जी, ये स्टूडेंट क्लास होगी आपकी। ठीक है, इसमें मैं एक प्रोटेक्टेड मेंबर बना रहा हूँ, प्रोटेक्टेड। ठीक है जी, तो इसके अंदर जो है वो इंट रोल नंबर है। ठीक है, तो एक मेरे पास आ गया रोल नंबर। ठीक है जी, उसके बाद मैं पब्लिक मेथड्स बना रहा हूँ। पब्लिक के अंदर वाइड आपका गेट नंबर। ठीक है जी, गेट नंबर, असेसर एंड म्यूटेटर्स ही हैं ये। ठीक है, ये इन टाइप का डेटा लेगा। ठीक है, और उसके बाद इसको कर देते हैं पुट नंबर। वाइड पुट नंबर। ठीक है जी, तो ये मेरा बड़ा स्मार्ट सी क्लास बन गई। ये आपको पता ही है, ये असेसर्स एंड म्यूटेटर्स हैं। ठीक है, डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट भी मैंने साथ में इंप्लीमेंट कर दिया। आई विल गिव द डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास। ठीक है ना, तो पूरा हम इसको बनाएंगे वाइड STUDENT, वाइड स्टूडेंट। ठीक है जी, उसके बाद मैं ये उठा रहा हूँ गेट नंबर। ठीक है, इसकी मैं डेफिनेशन देने वाला हूँ, जो नंबर लेगा। ठीक है, यूजर से जो नंबर लेगा। ठीक है जी तो इंट के अंदर हम कर लेते हैं रोल नंबर। देखो मैंने दिस कॉन्सेप्ट भी इंप्लीमेंट कर दिया साथ में। तो देखो अब एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं, पहले मैं लिख दूं दिस। ठीक है जी, दिस रोल नंबर, दिस रोल नंबर इज इक्वल टू रोल अंडरस्कोर। ठीक है जी, ओके। तो मैं अभी एक बार फिर से, जिन बंदों को दिस के बारे में नहीं पता, मैं फिर से बता देता हूं। देखो अब दिस का मतलब क्या है क्योंकि आगे मैं इसका एक यूसेज भी आपको बताऊंगा। तो दिस का मतलब क्या है? दिस का मतलब ये है कि भैया अगर मैं दिस की बात कर रहा हूं, अब देखो ये भी नेम सेम है और ये भी नेम सेम है, दोनों का नाम सेम है। अब मैं कहता बार बार इतने वेरिएबल क्यों याद रखूं, अंडरस्टैंड माय पॉइंट। अब रोल नंबर है, उधर से मेरे पास रोल नंबर आ रहा है, मैं चाहे तो यहां पे आर ले लूं, कोई चक्कर नहीं है। मैं चाहे यहां पे आर ले लूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं इतने वेरिएबल अलग अलग क्यों लूं? यहाँ पे रोल नंबर, यहाँ पे आर। ठीक है, मान के चलो फिर उसका एड्रेस आता है, फिर एड्रेस के लिए ए लूं, सिटी के लिए सी लूं,
ठीक है, यहाँ पे मान के चलो उसका नेम है, उसका एड्रेस है, उसकी सिटी है, उसकी फीस डिटेल्स है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे मैं लूंगा, कहता रोल नंबर के लिए तो मैंने आर ले लिया, ठीक है, नेम के लिए मैंने एन ले लिया, ठीक है, सिटी के लिए मैंने मान के चलो सी ले लिया, ठीक है जी, फीस डिटेल के लिए मैंने एफ डी ले लिया, ठीक है, उसके बाद एड्रेस के लिए मैंने एडी ले लिया। तो कहता है इतने वेरिएबल मुझे यहाँ पे लेने की जरूरत पड़ जाएगी और बाद में मैं कंफ्यूज हो सकता हूँ, आई कैन गेट कंफ्यूज कि यार आर किसके, क्योंकि हो सकता है कि जब मैं कैलकुलेशन करूं नीचे भी कोई आर ले लूं, ठीक है, हो सकता है जब मैं कैलकुलेशन करूं नीचे भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लूं, एन ले लूं, है ना। तो कहता है ये चीज को थोड़ा स्मार्टली बनाने के लिए अगर मैं प्रोडक्शन लेवल की बात करूं, तो प्रोडक्शन में ये दिस कीवर्ड बड़ा यूज होता है। जो जावा से आए हैं उनको तो शायद पता होगा क्योंकि वो बहुत यूज करते हैं। तो ये जो दिस रेफर कर रहा है, तो दिस का मतलब क्या है कि भैया मैं इस वाले की बात कर रहा हूं, ठीक है जी। और अगर मैं सिंपल रोल नंबर लिख रहा हूं तो मैं ये स्कोप लेवल के यानी कि इस फंक्शन लेवल के वेरिएबल की बात कर रहा हूं। अंडरस्टैंड माय पॉइंट, ठीक है ना। तो दिस से क्या होगा कि बार बार मुझे देखो ये भी नेम सेम है, ये भी नेम सेम है, अब दोनों में डिफरेंशिएट करना है कि भैया इसमें जो वैल्यू आ रही है ना इस वेरिएबल में डालनी है। लेकिन मैं डिफरेंशिएट कैसे करूंगा कि भाई दोनों का नाम तो सेम है, दोनों का नाम सेम है। अब कहता है एक राम है, ठीक है जी, एक दूसरा भी राम है, तो दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करोगे, दोनों को डिफरेंशिएट ऐसे करोगे कि भैया ये जो राम है, कहता है ये चंडीगढ़ से है, ये जो राम है ये लुधियाना से है। जस्ट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। अब मैं डिफरेंशिएट ऐसे करूंगा, भाई चंडीगढ़ वाले राम को बुलाओ, तो मैं क्या बोल रहा हूं, चंडीगढ़ राम, है ना, राम, ठीक है। अब जा अगर आपको थोड़ा इसमें भी कंफ्यूजन आ रही है तो हम ऐसे लेके लेके चल रहे हैं। मेरे पास दो राम खड़े हैं, एक राम है जी दिस क्लास का, ठीक है जी, बीबी आपके बाबा फरीद का, ठीक है, एक एक है जी इस यूनिवर्सिटी का यानी कि इस कॉलेज का, ठीक है। तो मैं बोलूंगा दिस राम, एक मेरा अपना स्टूडेंट, पर्सनल स्टूडेंट, तो मैं क्या बोलूंगा, बाबा फरीद राम, है ना। तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं इस वाले की बात कर रहा हूं। अगर मैं सिंपल राम बोल रहा हूं तो मैं दूसरे वाले के राम की बात कर रहा हूं जो मान के चलो मेरे गूगल पे बैठा है, ठीक है ना। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो दिस का मतलब क्या है कि मैं इस क्लास के इस वेरिएबल की बात कर रहा हूं। और नॉर्मल वेरिएबल का मतलब क्या है कि भैया मैं जो मेरा जो फंक्शन लेवल का वेरिएबल है मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, याद रखना, क्योंकि ये दिस बड़ा यूज होता है इंडस्ट्री में। ज्यादा वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है आपको, इतने वेरिएबल लोगे तो एकदम कंफ्यूज हो जाओगे। अब सब कुछ साफ हो रही है, पिक्चर देखो साफ हो रही है। अच्छा दिस रोल नंबर, ठीक है जी, यानी कि ये रोल नंबर है, इसके अंदर ये वाली जो वैल्यू है वो मैं डाल रहा हूँ, दैट्स इट, सीधा सा फंडा है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है जी। अब एक काम करते हैं, इसको सिंपल डिस्प्ले करवा देते हैं, ठीक है, वाइड स्टूडेंट नंबर, ठीक है जी। तो ये कोई कुछ भी नहीं ले रहा, एक सेट कर रहा है, ठीक है, एक सेट कर रहा है, तो एक सिंपली उसको डिस्प्ले करवा रहा है, दैट्स इट, नथिंग एल्स, सी आउट ऑफ, ठीक है जी, रोल नंबर इज, ठीक है। तो मैं अब सिंपल रोल नंबर लिख दूंगा ना तो बात बन जाएगी। तो यानी कि अगर मैं सिंपल भी लिख रहा हूं तब भी इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है, क्लास लेवल वेरिएबल की बात कर रहा हूं, रोल नंबर, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझना, बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है, कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है जी, ओके। तो मेरी ये क्लास इज रेडी, माय क्लास इज रेडी, दिस वन, ओके, परफेक्टली। उसकी ये दो मेथड है, एक तो पुट नंबर करेगा जो स्क्रीन के ऊपर आपको सिंपली रोल नंबर दिखा देगा, ठीक है, स्लैश एन लगाते जाते हैं। तो एक जो है वो यूजर से मांगेगा, यूजर उधर से पैरामीटर में पास करेगा, और जो रोल नंबर इसमें आएगा वो कहता है इस वाले रोल नंबर को हम एलोकेट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया जी आपका कॉन्सेप्ट रेडी, ओके। उसके बाद अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब जो दूसरी क्लास है दैट इज द क्लास ऑफ टेस्ट, ठीक है ना। तो टी कैपिटल रख लेते हैं, क्लासेस का नाम जो होता है ना वो हमेशा कैपिटल होता है, याद रखना, फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, ठीक है जी। अब इसके अंदर हम कर रहे हैं पब्लिक, ठीक है। तो पब्लिकली मैं किसको इनहेरिट कर रहा हूं, मैं स्टूडेंट क्लास को पब्लिकली क्या किया, मैंने इनहेरिट कर लिया, यानी कि दोनों के अंदर मैपिंग कर दी। अब ये देखो ये यहां पे आ गई, कैसे आ गई, पब्लिकली आ गई। तो पब्लिकली आई है तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब कहता उसके जितने प्राइवेट मेंबर हैं, है ना, वो तो प्राइवेट रहेंगे, उसको नहीं आप छेड़ सकते, ठीक है। जो उसके प्रोटेक्टेड मेंबर हैं वो प्रोटेक्टेड ही रहेंगे, ठीक है। जो उसके पब्लिक मेथड है वो क्या बन जाएंगे, वो पब्लिक बन जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको मैंने किस तरह से इनहेरिट करके दिखाई, ये पब्लिकली। तो इसका जो प्रोटेक्टेड मेंबर है तो वो क्या बन जाएगा, यहां पे भी प्रोटेक्टेड हो जाएंगे, ओके। चलो ठीक है जी, तो यहां पे भी मैं दो प्रोटेक्टेड मेंबर ले लेता हूं,
प्रोटेक्टेड, कंट्रोल सी मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है, कंट्रोल वी। तो यहाँ पे दो फ्लोट वैल्यू लेते हैं। फ्लोट, मैं दो सब्जेक्ट ले रहा हूं, आप जितने मर्जी ले लो, ठीक है। आप एरे ले लो, सब्जेक्ट 1 कॉमा सब्जेक्ट 2, आप एरे ले सकते हो, ठीक है। तो मैं सिंपल करके दिखा रहा हूं आप लोगों को, तो आप एरे ले सकते हो। पब्लिक, आप मांग लो पहले हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर, ठीक है ना। यहाँ एक कोड कर दो, पहले सेमेस्टर ले आओ, इधर से उसका सेमेस्टर मांग लो, ठीक है, इधर से उसका सेमेस्टर मांग लो, उस सेमेस्टर वेरिएबल को चेक कर लो। अगर तो सेमेस्टर 5 है, ठीक है ना, तो हो सकता है कि सेमेस्टर 5 में 5 सब्जेक्ट हो। अगर सेमेस्टर 6 है तो उसमें 6 हो सकते हैं। अगर 4 है तो हो सकता है उसमें 5 सब्जेक्ट हो या 6 सब्जेक्ट हो, ठीक है। अगर आपका सेमेस्टर 3 है तो उसमें हो सकता है 5। वो अपने अकॉर्डिंगली आप कोड सेट कर लो। इधर मांग लो रोल नंबर, मांग लो नेम, मांग लो सेमेस्टर, मांग लो, और उस वेरिएबल को इधर प्रोसेस कर लो, ठीक है ना। उस वेरिएबल को इधर प्रोसेस कर लो और चेक कर लो इफ दैट ए वेरिएबल, है ना, कि अगर वो ए वेरिएबल या उसका सेमेस्टर वेरिएबल 6 है या उसका सेमेस्टर वेरिएबल 4 है या उसका सेमेस्टर वेरिएबल 2 है, तो जो एरे है वो ऑटोमेटिकली 6 सब्जेक्ट्स के लिए चलेगा, ठीक है। तो एंटर द सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5, सब्जेक्ट 6। अगर उसका सेमेस्टर 3 है, उसका सेमेस्टर 5 है और उसका सेमेस्टर 7 है, तो ये जो सब्जेक्ट है वो 5 है, तो ऑटोमेटिकली जो एरे होगा वो कितने के लिए चलेगा, वो कहता है वो चलेगा, वो 5 के लिए चलेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप कोड कर सकते हो, स्मार्टली कोड करके आप उसको बना सकते हो, ठीक है। तो चॉइस इज अगेन योर कि आपको कैसे चलना है। तो मैं सिंपल आपको बेसिक कोड बना करके दिखा रहा हूं, ठीक है जी। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कोड अपना इधर है। ये पता नहीं कौन सा कोड है, कहाँ गया अपना कोड, ये भी नहीं है, आई थिंक ये ठीक है जी। तो ये देखो, ये मैपिंग कर दी हमने, उसको पब्लिकली इनहेरिट कर दिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर दो फ्लोट नाम के वेरिएबल्स हैं, दैट इज सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2। तो एक पब्लिक का बना लेते हैं, पब्लिक मेथड्स बना लेते हैं। तो जो हमें करेगा गेट मार्क्स, जो मार्क्स को गेट करेगा, ठीक है। तो इसमें दो तरह के वेरिएबल्स आएंगे, दोनों फ्लोट टाइप के होंगे, ठीक है, दोनों फ्लोट टाइप्स के होंगे। कोई टेस्ट है तो आप फ्लोट के ले सकते हो, अगर सेमेस्टर मार्क्स है तो आप इंट के ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये अपने फ्लोट टाइप के हो गए, ठीक है। उसके बाद पुट मार्क्स, ठीक है जी, पुट अंडरस्कोर मार्क्स, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ पास करने की जरूरत नहीं है, तो यू कैन सिंपली जस्ट ओके। सो अब आउटसाइड द क्लास, नाउ आई एम गोइंग टू गिव द डेफिनेशन ऑफ दीज टू वेरिएबल्स। तो अब मैं इनको डेफिनेशन देने जा रहा हूं, ठीक है जी। अब यहां पे करते हैं वाइड टेस्ट, ठीक है जी। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर सबको पता ही है क्यों हम लगाते हैं, अगर नहीं पता तो यू कैन आस्क मी। मार्क्स, ठीक है जी, ओके। गेट अंडरस्कोर मार्क्स, ठीक है। अब यहां पे आपको लेना है फ्लोट का एक वेरिएबल FLOAT, ठीक है जी, सब्जेक्ट 1, ठीक है जी, FLOAT सब्जेक्ट 2, ठीक है जी। वही फंडा मैं यूज करने वाला हूं, ठीक है ना, वही फंडा मैं यूज करने वाला हूं, दिस वाला, दिस ऑफ सब्जेक्ट 1, ठीक है जी, इक्वल टू सब्जेक्ट 1। देखो अब नहीं तो मैं क्या करता है, यहाँ पे S1 लेता, यहाँ पे S2 वेरिएबल लेता, क्यों मैं इतना खजल ख्वारी में पढ़ूं, ठीक है ना। तो इट्स अ बेटर अप्रोच, दिस इज वेरी यूजफुल, ठीक है। और आपको पता लगा दिस इज अ कीवर्ड, कीप दिस पॉइंट इनटू द माइंड। ओके, सो नाउ आई थिंक द पिक्चर इज क्लियर। अब मैं इसको कॉपी कर रहा हूं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर रहा हूं। तो यहाँ पे मैं दूसरे टेस्ट ऑफ यहाँ पे पुट मार्क्स, ठीक है, पुट मार्क्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं सब्जेक्ट 1 मार्क्स, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप सिंपली लिखो सब्जेक्ट 1, ठीक है जी, और यहाँ पे आप सिंपली लिखो सब्जेक्ट 2 मार्क्स, ठीक है। लो जी, ये आपका जो सेकंड लेवल यानी फर्स्ट लेवल इनहेरिटेंस होगी। अब करते हैं सेकंड लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है ना। अब करते हैं सेकंड लेवल इनहेरिटेंस, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एक और क्लास बनाते हैं,
क्लास रिजल्ट, ठीक है जी। अब ये अपनी एक क्लास रिजल्ट है, ठीक है, तो उसमें भी हम बनाएंगे, ठीक है, उसमें भी हम एक बना रहे हैं प्राइवेट लेवल का फ्लोट, ठीक है जी, फ्लोट मार्क्स, ठीक है, ये आपके टोटल मार्क्स बनेंगे जो हम लॉजिक अपना लगाने वाले हैं, ठीक है जी। उसके बाद एक हम मेथड बना लेते हैं पब्लिक, दैट मेथड इज वाइड डिस्प्ले, ठीक है जी। तो ये मेरा एक मेथड है जो डिस्प्ले करेगा। ओके, अब डेफिनेशंस देते हैं ठीक है जी, डेफिनेशन देते हैं। तो डिस्प्ले की डेफिनेशन देते हैं आउटसाइड द क्लास। ओके, तो अब इसके डेफिनेशन हम देते हैं वाइड डिस्प्ले, ठीक है, लेकिन उससे पहले अपने को क्या लिखना है, रिजल्ट स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है जी। उसके बाद डिस्प्ले, ठीक है जी, डिस्प्ले के अंदर अब मैं देने वाला हूं डेफिनेशन। तो यहां पे हम ले रहे हैं मार्क्स नाम का जो वेरिएबल हमने रखा था, ठीक है, इज इक्वल टू subject1 प्लस subject2, ठीक है जी, subject1 प्लस subject2। और उसके बाद उसके बाद हम कर रहे हैं दो मेथड को कॉल कर रहे हैं, पुट नंबर, ठीक है जी, पुट नंबर, और उसके बाद पुट मार्क्स जो हमने अभी बनाए हैं, ठीक है जी, मार्क्स जो हमने अभी बनाया है, ठीक है। उसके बाद हम दिखा रहे हैं टोटल मार्क्स, सी आउट ऑफ स्लैश एन टोटल मार्क्स, ठीक है, टोटल मार्क्स। और उसके बाद हम जो वेरिएबल में मार्क्स में जो वेरिएबल्स हैं हम वो शो कर रहे हैं। ओके, तो अभी देखते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं पहले। देखो, अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पुट मार्क्स एंड, ओके, अब देखो, अब यहां पे जो रिजल्ट है, ठीक है ना, ये जो मेरा रिजल्ट है, मैंने देखो इसके अंदर ये सब्जेक्ट1 और सब्जेक्ट2 डायरेक्टली इंपोर्ट कर लिए, लेकिन हालांकि इसके अंदर आप ध्यान से देखो तो सब्जेक्ट1 सब्जेक्ट2 है ही नहीं। ये कहां से आ रहे हैं, ये यहां से आ रहे हैं, ठीक है ना, ये जो है ये यहां से आ रहे हैं, लेकिन अभी ये एरर है। अब अगर मैं इसको चलाऊंगा तो ये मुझे एरर बोलेगा। क्यों एरर बोलेगा, क्यों बोलेगा यार तू सब्जेक्ट1 सब्जेक्ट2 यूज कर रहा है, लेकिन सब्जेक्ट1 सब्जेक्ट2 तो है ही नहीं इस पूरे सिनेरियो में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके साथ इसकी मैपिंग करनी पड़ेगी, ठीक है ना, इसके साथ इसकी मैपिंग करनी पड़ेगी। तो मैपिंग करने के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल, कहता मैं क्या करूंगा, ये लो जी। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर पब्लिकली उस टेस्ट को इंपोर्ट कर दिया। अब यहां पे जो प्रोटेक्टेड मेंबर है, ठीक है ना, वो यहां पे भी प्रोटेक्टेड बन गए। अब अगर मैं प्राइवेट ले लेता तो क्या होता, अगर मैं ये प्राइवेट सब्जेक्ट1 सब्जेक्ट2 ले लेता तो क्या होता, तो एरर आ जाती कि प्राइवेट तो भैया मेरी प्रॉपर्टी है तो उसको कैसे यूज कर लेगा, ठीक है ना। तो उसको अगर मैं यहाँ पे प्राइवेट लिख देता कि प्राइवेट सब्जेक्ट1 एंड सब्जेक्ट2, तो कहता वो एरर दे देगा कि भैया ये तो मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तू इनको कैसे यूज कर सकता है, तू नहीं यूज कर सकता, ठीक है ना। तो वो एरर आ जाए। तो मैंने के लिए प्रोटेक्टेड लिया। अगर मैं पब्लिक ले लेता तो मैं आउटसाइड द क्लास भी इसको यूज कर सकता था, ठीक है। तो आउटसाइड द क्लास यूज करने का मतलब मैंने सारा डेटा बाहर ले आया। तो डेटा सिक्योरिटी कहां पे रहेगी, डेटा सिक्योरिटी कहां पे रहेगी अगर मैं पब्लिक ले लेता। तो कहता मैंने क्या लिया, मैंने प्रोटेक्टेड लिया। तो प्रोटेक्टेड का मतलब क्या हुआ कि आप एक क्लास से दूसरी क्लास तक, ठीक है ना, एक क्लास से दूसरी क्लास तक इजीली उसको प्रोसेस कर सकते हो। अगर प्राइवेट होते तो वो दूसरी क्लास में जाने नहीं देता, लेकिन यहां पे जो रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि भैया ये जो मार्क्स है ना तू दूसरी क्लास में यूज कर ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाहर नहीं यूज कर सकता। बाहर यूज करोगे तो फिर वो एरर फेंक देगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट, पब्लिक प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, ठीक है ना। देखो यहाँ पे सब1 और सब2 मैंने बिंदास यूज कर रहा हूं, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। क्यों, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड मेंबर है, इसके भी प्रोटेक्टेड बन गए पब्लिकली। अगर मैं प्राइवेटली हायर करता तो इसके प्राइवेट बन जाते, ठीक है। ओके, सो नाउ आई एम मूविंग हेड
तो ये पूरा सीन है, ये मेरी क्लास ही देखो ऑटोमेटिकली कोड बड़ा हो गया। अब अगर इसमें और लॉजिक लगाओगे तो कोड ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा, डरने की कोई जरूरत ही नहीं है अपने को। अब देखो बिल्कुल सिमेट्री में कोड लिखा गया है। अब आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो रही है। अच्छा ये क्लास यहाँ पे खुली, यहाँ पे बंद होगी। अच्छा ये जो मेथड है ये यहाँ पे खुला है, यहाँ पे बंद हो रहा है। ये होती है इंडेंटेशन, इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। तो आपको जब भी काम करना है तो इंडेंटेशन को माइंड में रखना है, ठीक है ना, इंडेंटेशन को माइंड में रखना है। अगर आप इस चलोगे तो आप सीधा चला दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कल को अगर आप पाइथन में मूव कर रहे हो तो वहां पे इंडेंटेशन है, इंडस्ट्री में जा रहे हो तो आपको इंडेंटेशन फॉलो करनी पड़ेगी। आपने देखा होगा कि मैं जितने भी कोड लिखता हूं मुझे आदत है इंडेंटेशन का। क्यों? क्योंकि मैं पाइथन में काम करता हूं, वहां पे इंडेंटेशन के बिना काम हो ही नहीं सकता। वहां पे आप इंडेंटेशन के बिना काम कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो कोशिश करा करो कि आप अपना हाथ पहले से ही बिठा लो, क्योंकि आपको ओबीएस अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है तो इंडेंटेशन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखो ये भी कोड लिखा हुआ है प्रॉपर इंडेंटेशन में, ठीक है। तो कोशिश करो कि इंडेंटेशन के ऊपर काम जरूर करो। ओके चलो ठीक है जी। अब इसमें एरर ढूंढने भी बड़ी आसान हो जाता है। और अब उसके बाद चलते हैं। अच्छा ये काम करते हैं, इसको करते हैं बंद, इसको खोलते हैं नोटपैड प्लस प्लस में, ठीक है। इसको बोलते हैं नोटपैड प्लस प्लस में। तो देखना वहां पे कितना स्मूथली ये दिखेगा। मैंने आपको बोला था कि आप नोटपैड प्लस प्लस डाल लो, या अगर आपके पास कोई एडिटर है तो उसमें काम कर लिया करो। मुझे एडिटर थोड़ा हैवी हो जाता है सिस्टम एडिटर डालने से, ठीक है। तो मैं नहीं डालता क्योंकि मेरे काफी सॉफ्टवेयर पहले से ही चल रहे हैं सिस्टम में। तो आपका अगर सिस्टम अलाउ करता है तो गो फॉर दी एडिटर्स, बेस्ट है। नहीं तो फिर नोटपैड प्लस प्लस तो है, बड़ा लाइट वेट सा है, इजीली अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट। देखो हमने बातों बातों में, ठीक है जी, हमने बातों बातों में जो कोड लिख दिया वो अप्रोक्सीमेटली कितने लाइनों का लिख दिया? देखो 60 लाइनों का कोड हमने लिख चुके हैं, 59 लाइंस का कोड हम लिख चुके हैं, ठीक है। ये बड़ा बेसिक सा कोड है अभी। अब इसमें आप लॉजिक इंप्लीमेंट करते जाओगे, बढ़ाते जाओगे तो ऑब्वियस है कोड और बढ़ता जाएगा, ठीक है। मैं दिखाऊंगा एक आधा कोड आपको और बड़ा दिखाऊंगा। अभी जब हम कोई प्रोजेक्ट करेंगे तो देखना उसमें कम से कम 300-350 लाइनें जाने वाली हैं अपने कोड की, ठीक है। जब हम फाइल हैंडलिंग का प्रोजेक्ट बनाएंगे और डेटाबेस कनेक्टिविटी का, और होगा 90% कॉपी पेस्ट होगा, ये भी देख लेना आप। ओके सो चलते हैं आगे। तो अब देखो जो मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, ठीक है ना, वो मैं किस क्लास का बना, ये देखो ये हेल्प भी करता है आपको। ये देखो मैंने RES लिखा है, इसने ऑटोमेटिकली मुझे, देखो ऑटोमेटिकली मुझे रिकमेंडेशन दे दी कि भैया रिजल्ट हो सकता है। मैंने एंटर प्रेस किया तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट आ गया। ओके तो मैं अब ऑब्जेक्ट बना रहा हूं रिजल्ट स्टूडेंट, ठीक है जी। तो ये मेरा पहला ऑब्जेक्ट बना स्टूडेंट नाम का। अब STUDENT, ठीक है जी, स्टूडेंट डॉट गेट, है ना, अपने पास ऊपर मेथड है गेट अंडरस्कोर, हाँ जी अंडरस्कोर मार्क्स, ठीक है, या गेट अंडरस्कोर नंबर था शायद पहले, हमारा नंबर था, ठीक है। तो हमने सबसे पहले उसका रोल नंबर दिया, तो उसका रोल नंबर हमने 101 भर दिया, ठीक है। अब इसी को मैं कॉपी कर रहा हूं, Ctrl+V कर रहा हूं, ठीक है जी, STUDENT, ठीक है जी, SUDDENT, ठीक है जी। तो अब यहां पे मैं कर रहा हूं दूसरा जो है गेट मार्क्स, ठीक है जी, गेट मार्क्स। तो गेट जो मेरे मार्क्स हैं वो कितने तरह का ऑब्जेक्ट, वो कितने तरह के वेरिएबल लेता है? वो 2 तरह का वेरिएबल लेता है, ठीक है। तो उसमें 2 फ्लोट वैल्यूज जा रही हैं, तो मैं डाल रहा हूं कि उसके जो पहले टेस्ट में मार्क थे वो 10.0 हैं और दूसरे में जो है 11.5 है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसको सेट कर सकते हो, ये चॉइस इज अगेन योर। मैं इसके ऊपर ज्यादा लॉजिक के ऊपर नहीं आ रहा, मैं सिर्फ उसके फ्लो के ऊपर आ रहा हूं, ठीक है। ओके सो आप मार्क्स चेक करो, मार्क्स डालो कि हाँ, देखो लॉजिक जितना मर्जी इसको स्मार्टली बना लो। अब जो आपके टोटल मार्क्स है मान के चलो वो 100 है या वो 20 है, और वो आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो टोटल मार्क्स मान के चलो 100 है, तो अगर बंदा भरता है 70 भरता है तो ठीक है, 80 भरता है तब भी ठीक है, अगर 101 भर दे वो तो वैलिड मार्क्स नहीं है ना, वो वैलिड मार्क्स नहीं है। तो आप ये भी कंडीशन लगा के चेक कर रहे हो, जब ये भी के चेक करोगे तो कोड ऑटोमेटिकली लेंथी होता जाएगा। फिर वो माइनस भी भर सकता है, तो माइनस भी अलाउड नहीं है ना। तो ये सब आपके ऊपर है, मैं लॉजिक पार्ट के ऊपर बात नहीं कर रहा क्योंकि लॉजिकली हम बहुत खेल चुके हैं, लॉजिकली हम बहुत खेल चुके हैं, हमने बहुत प्रोग्राम बनाए हैं जो लॉजिकली हमने बनाए हैं, ठीक है। अगर आप एक बार पीछे जाओगे तो 100+ प्रोग्राम्स हमारे बन चुके हैं जो सिर्फ लॉजिक बेस है। क्लासेस के भी हमारे 7 प्रोग्राम तो मैंने उसी ने काउंट कर दिए थे आपको, सिर्फ ऑपरेटर ओवरलोडिंग के। तो 15 तो इसके भी, 15-20 तो इसके भी बन चुके होंगे, ठीक है। 100+ कोड हम कर चुके हैं लॉजिक बेस के ऊपर, जो मेनली लॉजिक के ऊपर है, ठीक है।
तो लॉजिक के ऊपर मैं अभी नहीं जा रहा, लॉजिक पार्ट इज योर पार्ट, मैं सिर्फ फ्लो के ऊपर जा रहा हूँ कि भैया ये काम कैसे हो रहा है, पब्लिकली लिया है तो उसका क्या मतलब है, प्रोटेक्टेडली लिया है तो उसका क्या मतलब है। आप लॉजिक पार्ट इज योर, तो उसके ऊपर मैं फोकस नहीं अभी करूंगा क्योंकि हम बहुत काम कर चुके हैं। ओके, सो अब देखो गेट मार्क्स कर दिए, यानी कि एक तो गेट नंबर कर दिया, रोल नंबर सेट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद गेट मार्क्स कर दिए। अब STU स्टूडेंट डॉट, दूसरा हमारा मेथड था वो था डिस्प्ले। ये देखो ऑटोमेटिकली मुझे रिकमेंड कर रहा है, ये लो जी, ये अपना काम हो गया। अब अगर ध्यान से देखो तो मैंने ऑब्जेक्ट किसका बनाया, मैंने स्टूडेंट क्लास का बनाया। देखो कोड रीयूजेबिलिटी कितनी है। अब जो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू जो गेट नंबर और गेट मार्क्स मैं ले रहा हूं, ये किस क्लास का है, ये किस क्लास का है। कहता ये जो मेथड है, कहता ये जो मेथड है, ये वाला जो आपका है, ये तो कहता रिजल्ट में पड़ा है, ठीक है जी। और ये जो है कहता ये किसके अंदर पड़ा है, ये आपका स्टूडेंट के अंदर पड़ा है, ठीक है ना। तो आप नेम ले लो, रोल नंबर ले लो, ठीक है, उसके बाद उसके ब्रांच ले लो, सेमेस्टर ले लो, दैट इज पार्ट ऑफ योर। तो ये देखो, तो ये किसका पड़ा है, ये कहता स्टूडेंट क्लास के अंदर पड़ा है, ये रिजल्ट के पड़ा है, लेकिन मैं सॉरी ये जो पड़ा है ये टेस्ट के अंदर पड़ा है, रिजल्ट के अंदर नहीं, ये टेस्ट के अंदर, ठीक है। ये जो पड़ा है ये रिजल्ट के अंदर पड़ा है। अब देखो मैंने ऑब्जेक्ट किसका बनाया, सिर्फ स्टूडेंट क्लास का बनाया, यानी कि अगर मैं इस पूरे सिनेरियो की बात करूं, सॉरी रिजल्ट क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। तो ये मेरी स्टूडेंट थी, ये मेरी टेस्ट थी, ये मेरी रिजल्ट थी। तो मैंने ऑब्जेक्ट सिर्फ इसका बनाया, मैं इसके थ्रू इसको प्रोसेस कर रहा हूं, इसके थ्रू इसके मेथड को प्रोसेस कर रहा हूं, लेकिन कैसे, कहता है यही स्मार्टनेस है इनहेरिटेंस की। नहीं तो मुझे ये सारे का सारा कोड इसमें डालना पड़ता, तो मेरा कोड बहुत लेंथी हो जाता। लेकिन यहां पे जो मैंने कॉन्सेप्ट यूज किया कि भैया एक स्टूडेंट क्लास अलग पड़ी है, आप इसको, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है बेसिकली, दिस वन इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बात करूं तो ये वाली एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, स्टूडेंट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जिसका ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हम, ना ही हम इसको कहीं इसके अंदर कुछ इनहेरिट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट लेवल इनहेरिटेंस होगी, ये आपकी सेकंड लेवल इनहेरिटेंस होगी। तो इसके थ्रू इस रिजल्ट में अब ये सारा कुछ आ चुका है। अब मुझे इनका ऑब्जेक्ट स्पेसिफिकली बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे वो बात करें हम टॉप मॉडल की, मैंने ZDI खरीद लिया, जब मैंने ZDI खरीद लिया तो मुझे LDI मॉडल लेने की, यानी LXI या LDI मॉडल लेने की जरूरत नहीं पड़ी, ना मुझे VDI मॉडल लेने की जरूरत पड़ी है। ऐसा तो नहीं है मैंने ZDI खरीदा तो मैंने ये दो कारें भी खरीदी हैं साथ में, नहीं ऐसा नहीं है। आपने ZDI खरीदा, आपके पास ऑटोमेटिकली LDI वाले फीचर भी आ गए, आपके पास VDI वाले फीचर भी आ गए, यानी कि बेस मॉडल, मिडिल मॉडल और टॉप मॉडल तो आपने खरीद लिया। अगर आप सिर्फ ये खरीदते, अगर आप सिर्फ इसका ऑब्जेक्ट बनाते तो सिर्फ आपके पास LDI थी, उसके फीचर थे, दैट्स इट। अगर VDI का ऑब्जेक्ट बनाते तो आपके पास ये दोनों के फीचर थे। लेकिन आपने ZDI खरीदा, आपने तीनों मोड, मतलब दो जो आपके ऊपर सुपीरियर मॉडल थे वो भी आपने, उसके फीचर भी आपने खरीद लिए, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है, तो आप इसको इस तरह से याद रखोगे तो बहुत अच्छा, आपको कभी भूलेगा, ठीक है। LXI और LDI, ठीक है, डीजल वाली जो होती है LDI होता है बेस, और पेट्रोल वाली है जो LXI है, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। अभी इसको रन करके देखते हैं एक बार। आई होप कि आपको आइडिया क्लियर हो गया होगा। तो मैं इसको सेव कर रहा हूं, अब सेव करने के बाद इसको रन करते हैं, तो शायद नहीं, ये तो कुछ और चल रहा है, ये चल इसके अंदर है, ठीक है। तो चलो अब इसके अंदर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमारा जो कोड है वो G++, ठीक है जी, मल्टी लेवल। होपफुली हमने कोई मिस्टेक नहीं की, शायद नहीं की, शायद नहीं की, शायद नहीं की। तो बहुत कम चांस है कि ऐसा हो तो नहीं सकता, ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन हो गया। ओके, तो देखो यहाँ पे जो गड़बड़ है वो स्टूडेंट हमने एक काम करते हैं, इसको स्टूडेंट 1 कर देते हैं, ठीक है, दोनों में डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट 1, देखो अब एरर निकालो यार फटाफट से। फ्लोट की स्पेलिंग गलत है। ओके, फ्लोट के स्पेलिंग गलत है, और देखो क्या एरर है, पुट मार्क्स वर नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप, कुछ गड़बड़ है। क्लास रिजल्ट, टेस्ट रिजल्ट, फ्लोट, फ्लोट। ओके, तो फ्लोट के स्पेलिंग ठीक करते हैं, साथ में बता दिया करो यार। फ्लोट, ठीक है जी। ओके, चलो अब कुछ एरर्स और ठीक हुई होंगी, लेट्स चेक आउट दी अदर। अभी भी एरर्स हैं,
ठीक है, तो देख लेते हैं क्या एरर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिजल्ट RESULT ठीक तो है। रिजल्ट हो देखनी पड़ेगी एरर। ओके, चेक करते हैं एक बार। सब एक ही एरर है, कोई छोटी सी, उस वही मल्टीपल है, देखो वाइड वाइड, ठीक है जी, ओके नो प्रॉब्लम। क्लास रिजल्ट के आगे क्या लगा दिया जी? स्कोप रेजोल्यूशन लगा दिया क्लास रिजल्ट के आगे, वो एरर आई। हाँ ये एरर है, ठीक है, ओके। ऊपर भी फिर कहीं ये मिस्टेक की होगी पक्का। डेफिनेशन दे रहा था तो साथ में उसकी डेफिनेशन चेक, ओके नो प्रॉब्लम, ये कोई बड़ी एरर नहीं थी। ओके, सो आई थिंक द एरर्स हैज रिजॉल्व्ड। एरर जा चुकी हैं, यस एरर ऑलमोस्ट जा चुकी है, परफेक्ट। ओके, सो देखते हैं, ये लो जी, the roll number is 101, the subject marks is 10 and another subject marks is 11.5 and the total marks is 21.5। ये लो जी, ये आपका पूरा इनहेरिटेंस बन चुकी है, दैट इज द मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। आपकी बेस क्लास दैट इज द स्टूडेंट, ठीक है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी कहलाती है क्योंकि इसके अंदर ना तो हमने कुछ इनहेरिट किया है, ठीक है, और ना ही हमने कुछ इसका ऑब्जेक्ट बनाया है, तो ये आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी। वैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कोई हम डेफिनेशन नहीं देते, तो यू कैन कंसीडर दिस लाइक ए एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ओके, सो उसके बाद ये है, ठीक है, तो ये आपका पब्लिकली स्टूडेंट को इनहेरिट कर रही है, तो ये आपकी फर्स्ट लेवल इनहेरिटेंस है, ठीक है। उसके बाद ये आपकी सेकंड लेवल इनहेरिटेंस है जो रिजल्ट क्लास है, टेस्ट को कर रही है। तो इससे करने से क्या हुआ कि प्रॉपर्टी सारी इसके अंदर आ गई, इसके ग्रैंड पेरेंट्स की और इसके फादर की एंड इसकी अपनी, ठीक है ना। तो ये आपकी स्टूडेंट है, ये आपकी टेस्ट है और ये आपकी फाइनल है, दैट इज द रिजल्ट। तो ये आपकी पूरी क्लास है। तो आप लॉजिक के ऊपर काम करो, ये मैंने आपको फ्लो बता दिया। सो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है जी। तो हम थोड़ा सा अब आगे बढ़ रहे हैं, अब हम जो कर रहे हैं दैट इज द मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो अब थोड़ा सा मल्टीपल इनहेरिटेंस को भी देख लेते हैं। तो अभी मैं इसकी भी एग्जांपल आपको बना करके ही दिखा देता हूं, ठीक है, रेदर देन टू टाइप। मैं आपको, आप देखो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है तो सबसे पहले माइंड में क्या आएगा, वो डायग्राम आएगी, सबसे पहले वो डायग्राम आएगी, ठीक है। तो एक क्लास ये है, एक क्लास ये है, ठीक है जी, और उसके बाद एक क्लास ये है। तो ये आपके सामने डायग्राम आपके सामने आ चुकी है। यानी कि अगर मैं लेके चलूं, इसको m क्लास ले लूं, इसको n क्लास ले लूं, इसको p क्लास ले लूं, तो यानी कि m एंड n, ये आपके मदर, ये आपके फादर, ठीक है जी, ये आपके मदर, ये आपके फादर, ठीक है। चाहे आप इसको मदर कंसीडर कर लो, इसको फादर कर लो, चाहे इसको फादर कर लो, इसको मदर, जो आपको ठीक लगे वो वैसे कंसीडर कर लो। तो यानी कि इन दोनों की प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, इन दोनों की प्रॉपर्टीज आपके पास आ रही हैं, ठीक है, इन दोनों की प्रॉपर्टीज आपके पास आ रही हैं, ठीक है ना, इन दोनों की प्रॉपर्टीज है वो आपके पास आ रही हैं, इस क्लास के थ्रू और इस क्लास के थ्रू। तो ये जो कनेक्शन है ये ऐसे बना है, यानी कि ये अलग क्लास है, ये अलग क्लास है, बेस क्लास, ठीक है, ये अलग क्लास है, बेस क्लास। तो ये जो क्लास है दैट इज द चाइल्ड क्लास ऑफ दिस बेस क्लास एंड दिस बेस क्लास। तो अगर हम इस तरह से कुछ करने जा रहे हैं तो हम कौन सा कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं जी? हम जो कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं दैट इज दी, क्या बोलेंगे, दैट इज दी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। तो अब जब हम आगे बढ़े तो अब इसको समझते हैं कॉन्सेप्ट को। इसको एक बार छोटा सा कोड बनाते हैं, वेरी सिंपल। अब मैं बनाऊंगा नहीं, अब मैं फटाफट से दिखा दूंगा। क्लास m, ठीक है जी, प्रोटेक्टेड, ठीक है, तो प्रोटेक्टेड आपने इंट m लिया, ठीक है जी, और यहां पे हमने पब्लिक लिया मेथड, ठीक है, दैट इज द गेट m, ठीक है, वाइड लिख लो गेट m, ठीक है, जो एक इंटीजर लेगा
और इस m के अंदर सेट कर देगा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। आई थिंक नो नीड टू राइट ईच एंड एवरीथिंग क्लियरली, आपको पता है, आप कंसेप्ट पता है, सिर्फ कंसेप्ट के ऊपर अपने को फोकस करना है। तो उसके बाद ऐसी ही आपकी सेम लिखी जाएगी क्लास n, ठीक है, उसके अंदर जो मेथड होगा प्रोटेक्टेड होगा वो n होगा, और जो पब्लिक मेथड होगा वो क्या करेगा, गेट n करेगा। ठीक है, नो नीड टू आई थिंक एक्सप्लेन, तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ये दो क्लासेस मैंने लिख दी। अब जो मेरी तीसरी क्लास बन रही है दैट इज द क्लास p। ठीक है जी, क्लास p जो मेरी बन रही है वो किसको इनहेरिट कर रही है, वो इनहेरिट कर रही है पब्लिकली m को और पब्लिकली n को। ठीक है, तो ये दोनों को इनहेरिट कर रही है, प्लस इसमें अब p के अंदर अपना भी मेथड है। ठीक है ना, p के अंदर अपना भी मेथड है। तो अपना जो मेथड है वो ये है कि भैया डिस्प्ले कर दे, बस बात ही खत्म। ठीक है, गेट डेटा या डिस्प्ले मेथड है, दैट्स इट। आप सिर्फ इसको समझो, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझो, मेरी हैंडराइटिंग पे मत जाना, और इन कॉन्सेप्ट्स क्लासेस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आप उसके ऊपर सिर्फ उसको कोशिश करो समझने की। तो क्लास m है, क्लास n है, दो क्लासेस हैं m और n। ठीक है, इसके अंदर क्या है, दो वेरिएबल है m और n, जो क्या कर रहे हैं, क्लास m का वेरिएबल यहाँ पे वैल्यू आप सेट करवा रहे हो, और यहाँ पे भी आप वैल्यू सेट करवा रहे हो, और एक क्लास p है जो इसको भी इनहेरिट कर रही है और इसको भी इनहेरिट कर रही है। उसके बाद सिर्फ वो डिस्प्ले कर रही है m और n की वैल्यूज को, दैट्स इट। ये होगी जी आपकी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब देखो ये बेस क्लास है, ये भी बेस क्लास है और ये जो चाइल्ड क्लास है, हाँ जी बोलिए, हाँ जी बोलिए। जो अभी आपने डायग्राम की मल्टीपल इनहेरिटेंस है। आपकी आवाज नहीं आ रही, कट के आ रही है। हाँ जी, ओके सर, मल्टीपल इनहेरिटेंस है। ठीक है, अगर गलती से कहीं पे मल्टी लेवल बोल गया होगा तो सॉरी फॉर दैट। इनहेरिटेंस बोला था आपने, मल्टी सर वो आपने मल्टी लेवल बोला हाँ, तो वो मैं गलती से फ्लो में बोल हो गया, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये मल्टीपल इनहेरिटेंस का, वो डायग्राम याद रख लो। ठीक है, तो ये आपकी बेस क्लास है, ये आपकी बेस क्लास है। ठीक है, उसके बाद ये आपकी चाइल्ड क्लास है, जो दोनों को, ये आपकी पी इज चाइल्ड क्लास जो पब्लिकली एम। ठीक है, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। पब्लिकली एम को इनहेरिट कर रही है और पब्लिकली एन को इनहेरिट कर रही है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, नो नीड टू आई थिंक एक्सप्लेन मोर। अब इसके पॉइंट पे आते हैं, इसको थोड़ा और एलेबोरेट करते हैं जो इसमें दिक्कत है। ठीक है, तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि सर ऐसे ठीक है जी, ऐसे चलती है, तो हम बना लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। ठीक है जी, अब इसमें एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है, कहता अब मान के चलो कि ये क्लास एक मेरी ए है। ठीक है जी, अब उसके बाद इसके अंदर भी एक मेथड डिस्प्ले है। ठीक है, जहां एक काम करते हैं, इसकी पूरी एग्जांपल को ही एलेबोरेट करते हैं। तो ये इसके अंदर भी क्लास एक मेथड डिस्प्ले है। ठीक है जी, और ये क्लास बी है, इसके अंदर भी एक मेथड डिस्प्ले है। ठीक है, और अब जो मेरी क्लास सी है वो ए और बी दोनों को इनहेरिट कर रही है। अब कहता वो कंफ्यूजन क्रिएट होगी कि भैया कि कौन सा चलेगा, कौन सा डिस्प्ले चलेगा। अब ये कंफ्यूजन क्रिएट हो चुकी है। देखो, अब एक प्रॉपर्टी आपके ये फादर की है, ये कुछ प्रॉपर्टीज आपके मदर की हैं। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज आपकी मदर की हैं। ठीक है, अब ये आप हो। अब यहां से एक प्रॉपर्टी आ रही है। ठीक है, यहां से एक प्रॉपर्टी आ रही है ब्लड ग्रुप, और दोनों का जो ब्लड ग्रुप है वो बी पॉजिटिव है। ठीक है, जैसे अंडरस्टैंड दिस सिनेरियो। तो ये प्रॉपर्टी आ रही है कि दोनों का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। अब बी पॉजिटिव इधर से भी आया, ठीक है, बी पॉजिटिव इधर से भी आया। अब मैं कंफ्यूज हो गया कि यार जब मैं चलाऊं, तो जब मैं बी पॉजिटिव की बात कर रहा हूं तो मैं कौन से ब्लड की बात कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे जो बी पॉजिटिव है, जस्ट अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, डोंट कंसीडर दिस इनटू द रियल टाइम सिनेरियो। यहां पे जो बी पॉजिटिव है उसका कलर येलो है। ठीक है, यहां पे जो बी पॉजिटिव है उसका कलर रेड है। ठीक है, अब जब आपने तो बी पॉजिटिव चला दिया, लेकिन अब मॉडल कंफ्यूज हो गया, अब सिस्टम सारा कंफ्यूज हो गया कि भैया बी पॉजिटिव इधर डेफिनेशन अलग है, बी पॉजिटिव इधर डेफिनेशन अलग है,
तो मैं इसको कौन सा मान के चलूं, ठीक है ना, मैं कौन सा मान के चलूं। तो मॉडल जो हो गया आपका कंफ्यूज हो गया, यानी कि डिस्प्ले इधर भी है, डिस्प्ले इधर भी है, तो आपका मॉडल जो है वो कंफ्यूज हो चुका है। जब आपका मॉडल कंफ्यूज हो जाए तो वो एरर है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो अब कहता है इस चीज को सॉर्ट करने के लिए, इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, इस प्रॉब्लम को बोलते हैं एम्बिग्यूटी, ठीक है ना, एम्बिग्यूटी। अब एम्बिग्यूटी इज अ प्रॉब्लम, ठीक है, व्हेन योर सिस्टम, योर कंपाइलर गेट कंफ्यूज व्हिच फंक्शन आई हैव टू एग्जीक्यूट, मुझे कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए हमारे पास इस प्रॉब्लम को हम एम्बिग्यूटी बोलते हैं। जब दोनों मेथड, दोनों दिस प्रॉब्लम्स अकर व्हेन द सेम फंक्शन नेम इन द बोथ ऑफ द क्लासेस, देन व्हाट विल हैपन, at that time my compiler may get confused which function that I have to execute, and this scenario is called ambiguity, and this ambiguity is resolved with the help of the scope resolution operator, ठीक है जी। आई थिंक नाउ आप लोगों को पता लग गया होगा, हाँ जी, अब आप लोगों को पता लग गया होगा कि एम्बिग्यूटी क्या है, ठीक है। अब उसको रिजोल्व कैसे करना है, तो रिजोल्व करने के लिए अपने पास जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है। तो अब इसको जब आपने सॉल्व करना है तो आपको सॉल्व करने के लिए आपको स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का सहारा लेना पड़ेगा, दैट्स इट, ठीक है। चलो मैं एक छोटी सी एग्जांपल बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर इसको समझ लेते हैं। तो मैं प्रैक्टिकली नहीं, मैं सिर्फ आपको पेपर पे बना के दिखा रहा हूं, आप उसको प्रैक्टिकली चलाना, ठीक है जी। क्लास, ठीक है जी, दिस वन ए क्लास ले रहा हूं, ठीक है, उसके अंदर पब्लिक है, ठीक है जी, मैंने एक ही वेरिएबल ले लिया, इंट। आप प्राइवेट लेना चाहते हो प्राइवेट, प्रोटेक्टिव लेना चाहते हो तो प्रोटेक्टिव ले लो, दैट्स नॉट इशू, ठीक है जी। उसके बाद आती है क्लास बी, ठीक है जी, क्लास बी, तो आपकी ये ए क्लास है, ठीक है। उसके बाद आपकी ये बी क्लास है, ठीक है। उसके बाद आपकी ये सी क्लास है। तो अब यहां से और यहां से हमारे पास डेटा आ रहा है, ठीक है। तो इसको बनाते हैं, करते हैं इसको सॉर्टेड आउट, ठीक है। उसके बाद बी है आपकी, और तीसरी जो क्लास है आपके पास यहां पे ले लेते हैं। यहां एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, अब लिखने की बजाय हम नेट से उठा लेते हैं, समझने में और साफ सुथरा हो जाएगा, थोड़ा समझने में आपको इजीनेस हो जाएगी, ठीक है। देख लेते हैं, पहले जो आसान सी एग्जांपल है उसको समझ लेते हैं, ठीक है, रेदर देन कि ये तो चलो दूसरा है वर्चुअल के साथ, हम वर्चुअल तो नहीं इसने यूज किया, नहीं। ये लो, ये एग्जांपल ही उठा लेते हैं, बी ए सी क्लास ए, ठीक है। तो ये एग्जांपल उठा लेते हैं। देखो अब यहाँ पे जो क्लास ए है, ठीक है, और यहाँ पे जो क्लास, ये देखो बी है, ठीक है, और सी है। तो कुछ इस तरह से कॉन्सेप्ट बना, ठीक है। आप इसको उल्टा कर दो तो कुछ इस तरह से बन जाएगा, बात वही है, ठीक है, बात वही है। तो एक क्लास डी है, ठीक है, जो पब्लिकली बी को भी ले रही है, सी को भी ले रही है। रेदर देन टू गो इनटू दिस, किसी और एग्जांपल पे चलते हैं। थोड़ा मैं चाहता हूं कोई आसान सी एग्जांपल मिल जाए, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। मेरा मेन फोकस है ये आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, बस, ठीक है। ये है, ये सिंटैक्स अच्छा लिखा हो, इससे आपको कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इंटरव्यू में बहुत पूछ लिया जाता है, पर ये याद रखना, ठीक है। ये आपकी क्लास ए है, ठीक है। उसके अंदर ये देखो, अब इसके अंदर जो मेथड है एबीसी है, ठीक है, यानी कि ये आपकी क्लास ए बनी, ठीक है। इसके अंदर एक मेथड बना एबीसी, ठीक है जी। अब उसके बाद आगे बढ़े तो आगे एक क्लास बनी बी, ठीक है जी, आगे एक क्लास बनी बी, ठीक है। उसके अंदर भी एक मेथड बना एबीसी, ठीक है। इसके अंदर भी एक मेथड एबीसी है और इसके अंदर भी एक मेथड एबीसी है, ठीक है। चलो दोनों के अंदर एक मेथड बन गया,
अब क्लास सी है, ठीक है, जो पब्लिकली इसको भी ले रही है, ठीक है जी, और इसको भी ले रही है, ठीक है। अब देखो, अब बन गई ना वो डायग्राम पूरी। अब ये पब्लिकली ए को भी कर रही है और पब्लिकली बी को भी कर रही है। अब इसके अंदर अपने मेथड है, ठीक है। अब मैं बिंदास जाऊंगा, अब आगे जाके जो मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा वो मैंने सी का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब मैंने जब इंट मेन के अंदर सी का ऑब्जेक्ट बना दिया ओबीजे, ठीक है ना, सी क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। अब मैं लिख रहा हूं ए ऑब्जेक्ट डॉट एबीसी। हाँ जी, अब क्या होगा, अब एरर आ जाएगा। अब मेरा मॉडल कंफ्यूज हो गया, यार तू एबीसी तो लिख रहा है, तू तो ठीक कर रहा है, तू तो बिल्कुल ठीक बोल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तेरे में कोई कमी नहीं, कमी है तुझे मेरे को समझाने में कि प्रॉब्लम क्या है कि भैया एबीसी इधर भी है, एबीसी इधर भी है, इधर तो डेफिनेशन अलग है, इधर तो जो है वो रेड कलर है, इधर जो है वो कहता ग्रीन कलर है या ब्लू कलर है, ये येलो कलर है, लेकिन तू तो एबीसी को कॉल कर रहा है, बता कि मैं ये वाला एबीसी चलाऊं या ये वाला एबीसी चलाऊं। तो कहता वो बोलेगा भैया यहां पे है एरर, यहां पे मुझे आ रही है दिक्कत, मैं हो गया कंफ्यूज, मुझे नहीं समझ आ रहा, तेरे को मुझे बताना पड़ेगा, तेरे को मुझे बताना पड़ेगा कि भैया ये क्या प्रॉब्लम है कि मैं ग्रीन वाला एबीसी चलाऊं या मैं रेड वाला एबीसी चलाऊं। यू हैव टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट टू मी, ठीक है जी, ठीक है। तो अब कहता कंपाइलर को अपने को बताना पड़ेगा। अब जब कंपाइलर को अपने को बताना पड़ेगा तो कहता कैसे बताना पड़ेगा, कहता ऐसे बताना पड़ेगा, ठीक है जी, ऐसे बताना पड़ेगा कि भैया ऑब्जेक्ट, ओ ऑब्जेक्ट भाई साहब ए क्लास वाले, ठीक है जी, ए क्लास वाले एबीसी को चला दे, ठीक है जी, ए क्लास वाले एबीसी को चला, ऑब्जेक्ट डॉट क्लास नेम, ठीक है, कैपिटल था हमारा क्लास नेम ए, ठीक है जी, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एबीसी, लो जी अब ये चलेगा, ठीक है जी। उसके बाद कहता ओबीजे डॉट बी कॉलन एबीसी, लो जी ये ऐसे चलेगा। दैट मीन you have to tell, you have to explain to the compiler which one that you have to be execute, that's it, very simple funda। ambiguity अगर समझ आ गई तो उसको रिजोल्व करने का तरीका क्या है, with the help of the scope resolution operator and this one is the syntax for the same, that's it। ambiguity क्या है, अब देखो यहां पे भी एबीसी है, यहां पे भी एबीसी है, आपने जब ऑब्जेक्ट बनाया और आपने बिंदास लिखा ऑब्जेक्ट वन डॉट एबीसी, वो मुझे एरर दे रहा है कि भैया मैं तो कंफ्यूज हूं क्योंकि मुझे नहीं बताया गया, मुझे तो ये बताया गया है कि दो मेथड्स हैं, मुझे ये बताया गया है कि दो मेथड्स हैं, लेकिन मुझे ये नहीं बताया गया कि कौन से वाला चलाना है, तो मुझे तेरे को ये बताना चाहिए था, ठीक है ना। तो बताने के लिए हमारे पास कौन सा कॉन्सेप्ट है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, कि जब तू चले तो ए क्लास वाला चला, जब ये चले तो बी वाला। अब कहता कोई दिक्कत नहीं, अब मैं समझ गया कौन सा चलाना है। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ द एम्बिग्यूटी, ठीक है जी, और इसको रिजोल्व कैसे करना है, विद द हेल्प ऑफ द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। क्लियर है? ओके, सो आई होप कि ये तो आसान है, कुछ भी नहीं है, ये सबको आता ही होगा, ये सबने पढ़ रखा है, रट्टा भी लगाया होगा, ठीक है। तो इसकी जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ये है, तो आपको इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, ये तो पैट क्वेश्चन आता है जी, क्लासेस इनहेरिटेंस के केस में एम्बिग्यूटी क्या है, वर्चुअल बेस क्लास क्या है, बेनिफिट क्या है, ठीक है, ये बेस है, ये पूछा जाएगा, डेफिनेटली पूछा जाएगा, 100% अगर इनहेरिटेंस की बात हो रही है तो एम्बिग्यूटी तो पूछी ही जाएगी, और ये पूछी जाएगी किसमें आती है, सिनेरियो क्या है, ठीक है। ओके, सो नाउ मूविंग अहेड, तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है, समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट। अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी, ये प्रैक्टिकल खुद कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है, आपको क्लासेस बनानी है 2 और ये डायग्राम को रखना है माइंड में और आपको इंप्लीमेंट करना है। आई होप कि यू गाइस विल परफॉर्म दिस। ओके, सो आई एम मूविंग अहेड विद अ न्यू इनहेरिटेंस टॉपिक। ओके, सो उसके बाद आती है हायरार्किकल, ठीक है जी, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो इसमें क्या है, कहता है ये आपकी स्टूडेंट क्लास है, ठीक है जी। उसके बाद ये देखो अब कुछ आर्ट्स में बट गए बच्चे, ठीक है जी, कुछ इंजीनियरिंग में बट गए बच्चे, वही वही कॉन्सेप्ट है, कुछ इंजीनियरिंग में बट गए बच्चे, ठीक है जी, कुछ आपके मेडिकल में बट गए बच्चे, ठीक है। अब जो इंजीनियरिंग वाले हैं कहता वो एमटेक वाले हैं, ठीक है जी, कुछ हैं आपके बीटेक वाले,
ठीक है जी, कुछ हैं आपके लगा के चलो बीटेक एमटेक 2 ही होते हैं, ठीक है, तो ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। ये लो जी, तो ये कॉन्सेप्ट बन गया आपका, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बन गया आपका। तो बीटेक में आप आगे फर्दर कर दो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल एंड सो ऑन। तो ये आपकी हायरार्किकल इनहेरिटेंस बन गई। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये तो है फर्स्ट लेवल इनहेरिटेंस, है ना, इसको भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना, ये तो आपकी फर्स्ट लेवल इनहेरिटेंस होगी। ये भी आपकी सिंगल इनहेरिटेंस है, ठीक है, क्लास बन रही है स्टूडेंट, जो हमने अभी डिस्कस किया था, ठीक है जी। उसके बाद हम बना रहे हैं क्लास दूसरी जो है आपकी मेडिकल, ठीक है जी, क्लास मेडिकल, ठीक है, जो इनहेरिट कर रही है स्टूडेंट को, दैट्स इट, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद ये देखो कौन सी बनी, ये मल्टी लेवल बनी, ठीक है, ये आपकी मल्टी लेवल बनी, ठीक है। अब यहां से भी मल्टी लेवल बनी, ये देखो, अब यहां से भी मल्टी लेवल ही बन रही है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो हायरार्किकल क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल एंड कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टी लेवल, ठीक है जी। तो ये आपकी हायरार्किकल इनहेरिटेंस है। ओके, तो ये भी आप कर लोगे, आई सपोज देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट मच, ठीक है। और उसके बाद जो आती है दैट इज द हाइब्रिड इनहेरिटेंस, इसकी मैं एग्जांपल आपको बता करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या है, आप देखते हैं, कहता मल्टीपल और मल्टी लेवल का कॉम्बिनेशन है, ठीक है जी, मल्टीपल और मल्टी लेवल का कॉम्बिनेशन है। तो ये देखो, ये स्टूडेंट क्लास है, ये टेस्ट क्लास है, ठीक है जी, ये आपकी रिजल्ट क्लास है, ये हम तैयार कर चुके हैं, ठीक है। और इसके अंदर एक और क्लास डाल रहे हैं स्पोर्ट्स। अब देखो ये जो इनहेरिटेंस आ रही है, ये किस तरह की आ रही है, ये आ रही है जी आपकी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। और ये जो इनहेरिटेंस आ रही है, ये दोनों बन रही है, दोनों बेस क्लास बन रही है, किसके लिए, रिजल्ट के लिए, ठीक है। तो ये आ गई आपकी, ये देखो, ये आ गई आपकी मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टी लेवल एंड मल्टीपल, दैट बिकम दी हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ठीक है। ये हम तैयार कर चुके हैं, ये एग्जांपल अपने पास है, ये हम तैयार कर ही चुके हैं, आपको याद होगा, ठीक है जी। अब हमें सिर्फ एक क्लास और बनानी है, ठीक है, दैट क्लास नेम इज कॉल्ड रिजल्ट क्लास, ठीक है जी। तो रिजल्ट क्लास अपने को सॉरी स्पोर्ट्स क्लास अपने को बनानी है, ठीक है। तो स्पोर्ट्स क्लास बनाओगे तो उसके बाद ये जो एग्जांपल है ये आपकी सोट हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये मैं करके दिखाऊं या आप लोग खुद बनाओगे, हाँ जी प्लीज, हाँ जी प्लीज बताइए मुझे, हाँ जी, ये मैं बना के दिखाऊं या आप लोग खुद करके दिखाओगे। चलो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं, आई एम गिविंग यू 5 मिनट, ट्राई टू राइट दी स्पोर्ट क्लास, ठीक है। स्पोर्ट्स क्लास को एक बार आपको लिखना है, मैं 5 मिनट आपको दे रहा हूं, थिंक अबाउट इट, अपने माइंड में इसको एग्जीक्यूट करो, अपने माइंड में इसको प्रोसेस करो, ठीक है, या कॉपी पेन के ऊपर प्रोसेस करो। 11-12 हुए हैं, मैं आपके पास 11-15 या 16 पे वापस आता हूं, ठीक है जी। तो 5 मिनट आप इसको सोचो, फिर हम इसको देखते हैं, बनाते हैं, इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं, ठीक है जी। यू हैव ओनली 5 मिनट टू थिंक अबाउट इट, ओके। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी इन मीन वाइल, आप मेरे से पूछ सकते हो।
हाँ जी, हो गया? हाँ जी, सोचा? हाँ जी, सोचा आप लोगों ने? हाँ जी, सोचा आप लोगों ने? देखो, आधा कोड तो हमारा रेडी ही है। ठीक है जी, आधा कोड तो हमारा रेडी है। देखो, ये सारा हमारा रेडी है, स्टूडेंट तैयार है, हमारी टेस्ट तैयार है। ठीक है जी, रिजल्ट तैयार है। बस अब यहाँ पे रिजल्ट से पहले हमें एक और क्लास लिखनी है, और उस क्लास का नाम है, ठीक है जी, उस क्लास का नाम है स्पोर्ट्स क्लास। ठीक है, तो मैं स्पोर्ट्स एक बेस क्लास है, ठीक है, जो किसी को इनहेरिट नहीं कर रही, तो स्पोर्ट्स के मार्क्स आ जाएंगे आपके। तो मैं जो कॉपी कर रहा हूं, इसी क्लास को हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया। अब स्पोर्ट्स के मार्क्स भी आपको लेने हैं, है ना? तो यहां पे मैं पेस्ट कर रहा हूं। तो यहां पे स्पोर्ट्स मैं लिख रहा हूं, स्पोर्ट्स। ठीक है जी, ये जो मेरी क्लास है दैट इज दी स्पोर्ट्स क्लास। तो यहां पे हम स्कोर ले लेते हैं। हमने स्कोर ले लिए। यहाँ पे हमने लिख दिया फ्लोट। ठीक है, और उसके बाद यहीं पे सेम कर देते हैं। स्पोर्ट्स के बनाने हैं तो हम सीधा लिख देते हैं अपना गेट स्कोर एंड पुट स्कोर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया गेट स्कोर एंड पुट स्कोर। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम ले लेते हैं फ्लोट स्कोर। ठीक है, SCORE। तो यहाँ पे भी हम फ्लोट पास करते हैं। ठीक है जी, और यहाँ पे दिस स्कोर इज इक्वल टू स्कोर, और यहाँ पे पुट कर देते हैं स्पोर्ट्स स्कोर। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं स्कोर्स। ठीक है, ओके। सो ये हमारा तैयार हो चुका है जी, स्पोर्ट्स क्लास के स्कोर। क्योंकि देखो, जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, अब इस कंसेप्ट को ध्यान से समझो। जो आपका स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, वो हमेशा आपको एक, जो भी आपके स्कोर्स होते हैं वो कैलकुलेट करके भेजता है कि हाँ, इस पर्सन के इतने स्कोर है, इस पर्सन के इतने स्कोर है। ठीक है जी, तो ये तो सारा नॉर्मल सिनेरियो है। ये तो मान के चलो कि ये अब पूरा कंसेप्ट समझते हैं। ये स्टूडेंट क्लास है, ठीक है जी, ये एक स्पोर्ट्स क्लास है, ये बना के रखी हुई है मैंने। ठीक है, ये मेरी रिजल्ट क्लास है। ठीक है, ये मेरी BCA क्लास है, ये मेरी BTech क्लास है। ये मेरी क्लासेस बनी हुई है, सारी की सारी क्लासेस बनी हुई है। ठीक है, तो जो मेरी स्टूडेंट क्लास है वो यहाँ पे भी हो रही है और यहाँ पे भी हो रही है। ठीक है जी, अब यानी कि मुझे जो चलाना है, अब ये मेरी मल्टीपल कोड बना पड़ा है, मुझे क्या चलाना है? मुझे एक स्टूडेंट चाहिए जी, ठीक है, एक आपकी BTech चाहिए, ठीक है जी, जो स्टूडेंट को इनहेरिट कर रही है, और उसके बाद आपका मेरे को चाहिए रिजल्ट चाहिए। और रिजल्ट में कहता है एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट है, उधर से भी आएगा। ठीक है, तो ये मेरा पूरा सेट तैयार हो गया। अब दूसरे केस में मैं कर रहा हूं स्टूडेंट, तो सेम क्लास है। ठीक है, सेम क्लास है, मैंने पेपर के ऊपर पहले बनाया है ये सारा सिनेरियो। अब मुझे कोड लिखने की जरूरत नहीं है, मेरे पास स्टूडेंट क्लास रेडी है। ठीक है, स्टूडेंट क्लास है, कहता है एक हम BCA क्लास नहीं बनाएंगे, क्योंकि मान के चलो मेरे पास BCA पहले नहीं था। अब मैं BCA बनाऊंगा जो स्टूडेंट को इनहेरिट कर लेगा। ठीक है, और उसके बाद मेरी दूसरी है, ठीक है, उसके बाद आपकी ये वाली बनेगी, आपकी रिजल्ट क्लास बनेगी। तो रिजल्ट मेरे पास पहले से ही है, तो रिजल्ट मेरे पास पहले से ही है, तो मैंने रिजल्ट के अंदर इसको भी इनहेरिट करवा दिया। और स्पोर्ट्स तो मेरे पास बनी हुई है, कहता भैया स्पोर्ट्स के मार्क्स आने हैं तो तेरे अंदर जाएंगे। ठीक है, तो अब ये कॉन्सेप्ट हो गया।
तो कहता है एक जो इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट आ रहा है, कहता है वो स्पोर्ट्स इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट आ रहा है। तो ये स्पोर्ट्स का मैंने सारा लेखा जोखा तैयार कर दिया। अब कहता है जो मेरी रिजल्ट क्लास है, अब उसके अंदर पहले तो सिर्फ जा रहे थे टेस्ट के मार्क्स, लेकिन कहता अब किसके मार्क्स भी जाने हैं। कहता पब्लिकली स्पोर्ट्स को भी तू क्या कर ले, कहता इनहेरिट कर दे। ठीक है जी, कोई बात नहीं, कर देते हैं। अब यहां पे क्या आएगा, यहां पे क्या आएगा, तो यहां पे प्लस कर दे स्कोर, है ना, यहां पे प्लस कर दे स्कोर। तो स्कोर किसके हैं, स्पोर्ट्स स्कोर्स, है ना, ये वाले जो हमने अभी ऊपर ये डिफाइन किया है, ये देखो ये वाले स्कोर, ये कौन से हैं, ये स्पोर्ट्स के स्कोर आ रहे हैं। ठीक है, तो कहता है ये भी ऐड कर दे, बाकी सारा सेम ही है। कहता है पुट मार्क्स, पुट नंबर, और यहां पे है पुट स्कोर। तो कहता पुट स्कोर भी कर दे भाई, है ना, पुट स्कोर भी कर दे, पुट अंडरस्कोर स्कोर। कहता स्पोर्ट्स के मार्क्स भी दिखा दे, पहले तो सिर्फ तू वही दिखा रहा था, अब वो भी दिखा दे। अब कहता मार्क्स है, मार्क्स को कहता तू टोटल सम कर दे। अब नीचे मुझे क्या भेजने हैं, तो कहता यहाँ पे स्टूडेंट 1 के, कहता स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट वाले सर ने हमें क्या मार्क्स भेजे हैं, तो कहता है यहाँ पे हम करेंगे गेट स्कोर्स। ठीक है, गेट स्कोर। तो कहता है यहाँ पे जो मार्क्स जा रहे हैं, कहता जो उसके स्पोर्ट्स के नंबर आ रहे हैं वो भी कहता 12.0 आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि उसने स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा मार्क्स ले लिए। तो कहता अब जो हमारे पास सम आएगा वो ये आएगा 101 रोल नंबर। ठीक है, उसके अंदर उसके 12 ये जुड़ेंगे, ठीक है जी, और 11.5 ये जुड़ेंगे यानी कि 23.5, और 10 ये जुड़ेंगे 33.5, जो आपका फाइनल रिजल्ट है वो आएगा। ठीक है, इसको चलाते हैं और इसको फिर समझते हैं एक बार फिर से। होपफुली हमने कोई एरर नहीं किया, हमने बहुत एरर किए हैं, ठीक है, वो बनते भी हैं। तो कहाँ पे हमने सेमीकोलन मिस किया है तो देख लेते हैं। तो पुट स्कोर के अंदर हमने जो है वो सेमीकोलन मिस किया है। ठीक है, ओके परफेक्ट। नाउ होपफुली जो स्टूडेंट है, देखो क्या एरर है, आप चेक करो जरा। वाइड स्टूडेंट, ओके, तो हमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी ना, वो आपने देखा है ना मैंने देखा है, बस फटाफट से कॉपी पेस्ट मार दिया। और यहाँ पे स्टूडेंट की जगह हमें क्या लिखना था, हमें स्पोर्ट्स लिखना था। ठीक है जी, हमें यहाँ पे क्या लिखना था, स्पोर्ट्स लिखना था। ठीक है, ओके, तो अब इट विल वर्क फाइन। तो गेट नंबर की जगह हमें यहाँ पे क्या लिखना है, गेट स्कोर्स। ठीक है जी, स्कोर चाहिए, और यहाँ पे क्या लिखना है, पुट स्कोर। तो हमें यहाँ पे भी स्कोर चाहिए। ओके, सो नाउ एवरीथिंग इज फाइन, होपफुली यस परफेक्टली फाइन। तो आई होप कि हमारे पास कोई एरर नहीं है। गुड, ये लो जी। तो अपने जो स्टूडेंट है, कहता है उसका रोल नंबर 101 है, सब्जेक्ट 1 के मार्क्स 10 हैं, सब्जेक्ट 2 के मार्क्स 11.5 है, और जो स्पोर्ट्स स्कोर है वो 12 है, और जो टोटल रिजल्ट है वो 33.5 है। ठीक है जी, तो ये पूरा सीन है। ठीक है, ये पूरा सीन है। तो ये जो इसकी अगर मैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करूं तो ये आपकी स्टूडेंट है। ठीक है जी, ये आपकी दूसरी है, डेट इज दी कौन सी थी अपनी, टेस्ट है। ठीक है, और उसके बाद ये जो अपनी है ये अपनी रिजल्ट है। ठीक है, और ये हमारी आ रही है स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स ये देखो, तो ये पूरी पिक्चर आपके सामने है। तो ये वाली एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी, एक तरह से ये वाली भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी, क्योंकि ना ये किसी को इनहेरिट कर रही है ना इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो ये आपकी फर्स्ट लेवल इनहेरिटेंस होगी। ठीक है, ये आपकी सेकंड लेवल इनहेरिटेंस होगी, और ये आपकी जो इनहेरिटेंस हुई है ये मल्टीपल लेवल इनहेरिटेंस हुई है। ठीक है, ये पूरे का पूरा आपके सामने सीन बना है। तो ये कोड पूरा रेडी है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है, इसमें कोई क्वेश्चन है, तो यू कैन आस्क मी कि सर हाँ जी इसमें ये क्वेश्चन है। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है। ये आई थिंक ये एग्जांपल आपको बालागुरु स्वामी से भी एग्जैक्टली सेम मिल जाएगी, क्योंकि ये शायद उधर से ही कॉपी की है मैंने। ठीक है, तो ये बड़ी अच्छी एग्जांपल थी, तो बड़ी सिंपल सी है, लेकिन आप इसको एलैबोरेट कर सकते हो, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। तो मॉडिफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हो आप इसके अंदर पूरे का पूरा बना लो, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के अंदर पूरी डिटेल दिखा दो। आपको स्ट्रिंग आता है, स्ट्रिंग इंप्लीमेंट कर दो। ठीक है जी, आपको एरे आता है, आप एरे इंप्लीमेंट कर दो। तो पूरा एक लॉजिकली बना के पूरी एक एप्लीकेशन बना दो, दिक्कत क्या है।
ठीक है, तो यहाँ टेस्ट की जगह आप कुछ और कर दो, यहाँ पे आप कर दो सब्जेक्ट्स कर दो, बात खत्म, है ना, सब्जेक्ट्स कर दो, टेस्ट की जगह आप सब्जेक्ट कर सकते हो। तो सब्जेक्ट ये आपका रिजल्ट कैलकुलेट हुआ, तो रिजल्ट को बड़े जबरदस्त तरीके से दिखाओ, द रोल नंबर 101, ओके, एंड द नेम इज रवि शवि जो भी है, टोटल मार्क्स इज दिस वन एंड स्कोर्ड मार्क्स इज दिस वन, दैट्स इट। एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन कर दो। लॉजिक पार्ट इज अगेन योर, मैं वो आप पे छोड़ रहा हूँ, वो आपका पार्ट है, दैट इज नॉट माय कंसर्न, ठीक है, क्योंकि लॉजिकली हम बहुत खेल चुके हैं, बहुत ज़्यादा हम खेले हैं। स्टार्टिंग में हमने 1 महीना तो लॉजिक्स के साथ ही खेले हैं, कैसे उसको बिल्डअप करना है, कैसे छोटे छोटे प्रोग्राम्स हमने बनाए, फिर कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बनाए, फिर हमने इवन डेटा स्ट्रक्चर्स के प्रोग्राम भी बनाए हैं। तो लॉजिकली वी डन सो मैनी थिंग्स, ठीक है। तो अभी हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ हमें ये कॉन्सेप्ट्स को कंसेप्चुअली समझना है कि इनका फ्लो क्या है और ये काम कैसे करते हैं, ठीक है जी, ओके। सो नाउ आई एम मूविंग अहेड, तो मैं एक स्टेप और आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये भी बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो अगर मैं बात करूं, एक कॉन्सेप्ट है दैट इज द वर्चुअल बेस क्लास, है ना, वर्चुअल बेस क्लास। तो ये कॉन्सेप्ट है जी वर्चुअल बेस क्लास का। अब देखो एक पूरा सिनेरियो समझते हैं। सिनेरियो क्या है कि ये ग्रैंड पेरेंट है, ठीक है, ये पेरेंट 1 है, ये पेरेंट 2 है, ठीक है जी, और ये चाइल्ड क्लास है। तो यानी कि ये आपकी होगी ग्रैंड पेरेंट, ठीक है, ये पेरेंट 1, ये पेरेंट 2 और ये चाइल्ड क्लास, ठीक है जी। तो ये क्लासेस है। अब ये जो ग्रैंड पेरेंट है ना, ध्यान से समझते हैं। कहता है इसने मेमोरी ली मेरे पास, मान के चलते हैं कि इसने जो मेमोरी ली वो मेरे पास 2 MB मेमोरी ली, ठीक है। अब ये देखो ग्रैंड पेरेंट जो मेरे पास आ रही है वो इस तरफ से भी आ रही है, यानी कि इसकी 2 MB मेमोरी मेरे पास इस तरफ से भी आ रही है, 2 MB मेमोरी मेरे पास इस तरफ भी आ रही है, ठीक है जी। तो अब हुआ क्या, यही ग्रैंड पेरेंट जब मेरे पास पहुंची तो 4 MB के साथ पहुंची। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, ठीक है। ये लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, आपने सुन रखा होगा, बहुत बार देख रखा होगा, लेकिन आपको एक्चुअल मतलब नहीं पता होगा। तो कहता है ये 2 MB मेमोरी मेरे पास इस तरफ से भी आई, 2 MB मेमोरी मेरे पास सेम मेमोरी आ रही है, सेम लोकेशन, सेम एवरीथिंग, हेक्सा वैल्यू सेम, एवरीथिंग इज सेम। कहता लेकिन जब यहाँ पे आ रही है ना मेरे पास तो 4 MB आ रही है, क्योंकि 2 इस तरफ से आ रही है, 2 इस तरफ से आ रही है, यानी कि जो 2 MB का काम है वो 4 MB में परफॉर्म हो रहा है। यानी कि जो मेरा सॉफ्टवेयर जब मैं बना रहा हूं तो जो कहता जो काम 2 MB, ठीक है, 2 MB इसके, 2 MB इसके, 2 MB इसके, यानी कि जो काम 2, 4 और 6 MB में होना चाहिए था, ठीक है, जो काम 6 MB में होना चाहिए था वो काम 8 MB में हो रहा है। यानी कि अगर मैं इसको और कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ा दूं कि कहता जो काम 6 GB में होना चाहिए था वो 8 GB में हो रहा है, ठीक है ना। तो कहता ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, क्योंकि अब सिस्टम तो कहता मैं तो ठीक कर रहा हूं, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो तेरे पास डेटा तो भेज ही रहा हूं ना भैया, मैं तेरे पास डेटा भेज रहा हूं, तूने लिखा है, मैं उसी फ्लो में डेटा भेज रहा हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कहता अगर मैं इसको प्रोसेस करता हूं तो मेमोरी मैनेजमेंट में दिक्कत है, ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट में दिक्कत है। तो कहता रेदर देन टू सेंड द कॉपी फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन, तो मैं कहता एक ही डायरेक्शन में उसको कॉपी भेज दो, चाहे तो वो वाली ये वाली हो, चाहे तो वो वाली, डेट डजंट मैटर, लेकिन मेरे पास डेटा होना चाहिए। तो जो काम यहाँ पे पहुंचने के लिए 4 MB ले रहा है, अगर ये नॉर्मल सिनेरियो की बात करें, तो वही काम मैं 2 MB में करवा सकता हूं। वो कैसे? विद द हेल्प ऑफ दिस वर्चुअल बेस क्लास कॉन्सेप्ट। अब ये क्या करेगा, ये इधर से आने की बजाय वर्चुअली मेरे पास इधर से आ रहा है, ठीक है जी, वर्चुअली मेरे पास इधर से आ रहा है। तो ये बेनिफिट है वर्चुअल बेस क्लास का, कि जो काम 2 MB में हो रहा था मैं उसको 4 MB में करवा रहा था, ठीक है ना, मैं उसको 4 MB में करवा रहा था। अब जब वो काम 4 MB में हो रहा है तो कहता मेमोरी तो वेस्ट हो रही है ना। अगर 4 MB की बात करें तो ले जी, यहाँ पे भी 2 क्लास यहाँ पे भी ठोक दो, ठीक है, 2 क्लास यहाँ पे भी ठोक दो। अब यही काम मेरे पास 2 MB 2 MB 2 MB, यानी कि यहां तक पहुंचने के लिए 2, 4, 6 MB ले रहा है, ठीक है। तो दिस वन इज द कॉन्सेप्ट। तो इसको आप ये कॉन्सेप्ट है एक्चुअल में,
ठीक है, तो इसको जब हमने सोल्व करना है तो सोल्व करने के लिए हमें जो कॉन्सेप्ट यूज लेना पड़ेगा उस कॉन्सेप्ट का नाम है वर्चुअल बेस क्लास। यस, वर्चुअल बेस क्लास। तो अब होगा क्या, सिंपल सी बात है, अब आपको कॉन्सेप्ट पता लग गया तो सर ठीक है जी, ये तो कुछ भी नहीं था, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, विद द हेल्प ऑफ द वर्चुअल कीवर्ड। ये लो जी, ये वर्चुअल कीवर्ड आपका काम कर देगा। लेकिन सर क्वेश्चन ये है कि इसको लगाना कैसे है, प्रॉब्लम तो यहाँ पे है सारी, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन इसको लगाना कैसे है। अब देखो, ये जो मेरी क्लास है, ठीक है, मैं मान के चलता हूं थोड़ा सा, क्लास ए है, ये पेरेंट ग्रैंड पेरेंट क्लास है, ठीक है, ये ग्रैंड पेरेंट क्लास है, ये क्लास बी है, ठीक है जी, ये आपकी पहली क्लास है, ठीक है, इसको इनहेरिट कर रही है, ये क्लास इसको इनहेरिट कर रही है, यानी कि ये आपकी ग्रैंड पेरेंट ए क्लास होगी, ये आपकी बी क्लास होगी, इसको इनहेरिट कर रही है। अब मैं इसको डायरेक्टली नहीं इनहेरिट करूंगा, अगर मैं सिंपल लिख दूंगा पब्लिक पब्लिक ए, तो ये तो नॉर्मल हो गया, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं यहां पे लिख दूं, अगर मैं यहां पे लिख दूं वर्चुअल पब्लिक ए, तो यानी कि अब सिस्टम क्या समझता है वर्चुअल कीवर्ड लगाने से कि भाई इसकी मेरे को एक ही कॉपी आगे भेजनी है, फाइनली 2 कॉपीज नहीं भेजनी, ठीक है। अब उसके बाद मेरी ये B2 क्लास है, ये मेरी B2 क्लास है, तो ये क्लास भी कहता ए को इनहेरिट कर रही है, तो कहता क्लास B2 वर्चुअल पब्लिक ए, ठीक है जी। तो इसके अंदर भी ये चलेगा, लो ये हो गया। अब जो मेरी क्लास सी है वहां पे आपको वर्चुअल कुछ नहीं लगाना, यानी कि मैं बता चुका हूं कि वर्चुअली एक ही कॉपी जानी है भैया, आगे अगर आगे भेज रहे हो तो वर्चुअल एक ही कॉपी जाएगी। तो यहां पे आप लिखोगे क्लास सी, ठीक है जी, नॉर्मली पब्लिक ए पब्लिक बी, ठीक है जी, पब्लिक ए पब्लिक बी, यानी कि सॉरी पब्लिक बी एंड B2, सॉरी ये आएगा पब्लिक बी एंड B2, दैट्स इट। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी, ये पूरा कॉन्सेप्ट है। तो अब यहाँ पे जो कॉपी आ रही है विद हेल्प ऑफ दिस वर्चुअल, ये कॉपी आ रही है, मेरे पास सिर्फ एक ही कॉपी आ रही है, चाहे तो वो इधर से आए चाहे इधर से आए, या आप इसको ऐसे मार्क कर लो, ये इनडायरेक्टली मेरे पास एक ही कॉपी आ रही है क्लास ऑफ ए की, यानी कि आगे ए जहां पे भी जाएगा, ठीक है, आप इसको फर्दर भी इलैबोरेट करोगे तो एक ही कॉपी आगे ट्रांसफर होगी। तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, छोटा सा कॉन्सेप्ट है वर्चुअल बेस क्लास का, ठीक है, ये बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई ज्यादा दो राय नहीं है, सिर्फ आपको एक वर्चुअल कीवर्ड लगाना है, बाकी सारा का सारा सिनेरियो सेम है, ठीक है, बाकी सारा का सारा सिनेरियो एग्जैक्टली सेम है, ठीक है जी, ओके। तो अगर मान के चलो एक छोटा सा सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। अगर मान के चलो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को भी आपके नाम की डिटेल चाहिए, कहता ये मेरा स्टूडेंट है, ठीक है, अब कहता स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट भी कहता इसको आपका जो रिजल्ट डिपार्टमेंट है या कि टेस्ट डिपार्टमेंट है वो भी इनहेरिट कर रहा है, ठीक है जी, और जो आपका स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है वो भी इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद आपका जो रिजल्ट है कहता वो भी ले रहा है। अब देखो स्टूडेंट की कॉपी यहां से भी आ रही है, स्टूडेंट की कॉपी यहां से भी आ रही है, दोनों जगह से मेरे पास कॉपी आ रही है। तो कहता है इस चीज को मैं हैंडल करने के लिए मैं क्या लिखूंगा, तो यहाँ पे इसको मैं वर्चुअल बेस क्लास बना लूंगा, यहाँ पे वर्चुअल पब्लिक स्टूडेंट, ठीक है, स्पोर्ट्स के अंदर अगेन वर्चुअल पब्लिक स्टूडेंट, दैट्स इट। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब मेरे पास सिर्फ एक ही कॉपी आ रही है, ये मेरे पास एक ही, क्योंकि स्पोर्ट्स वाला भी कहता है ये मुझे भी स्टूडेंट्स की पूरी डिटेल दो, मेरे पास भी उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे भी आगे प्रोसेस करना है, तो सो दैट आई नीड कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, ले लो। लेकिन दो बार ट्रांसफर क्यों करें, क्योंकि स्पोर्ट्स के बाद नीचे जा रहा है रिजल्ट के पास, तो कहते दो बार क्यों ट्रांसफर करे भाई, व्हाई शुड आई ट्रांसफर 2 टाइम्स, तो मैं सिर्फ एक ही बार ट्रांसफर करूंगा, तो वो होगा कहता विद द हेल्प ऑफ द वर्चुअल, यानी कि वर्चुअल कीवर्ड लगाने से मेरा कंपाइलर ऑटोमेटिकली समझ लेगा कि आई हैव टू ट्रैवल 1 कॉपी ओनली, नो नीड टू सेंड द अनदर कॉपी,
ठीक है जी। आई होप कि आपको ये पूरा सिनेरियो क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। तो ये आगे हम बढ़ रहे हैं अब कॉन्सेप्ट के साथ, दैट इज द पॉलीमॉर्फिज्म। लेकिन उससे पहले मेरे को एक या दो चीजें आपको करवानी है, ठीक है। उससे पहले मुझे एक या दो चीजें आपको करवानी है। हाँ जी, ठीक है। तो अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बात करूं तो जिसका ऑब्जेक्ट नहीं बना, ना ही उसने किसी को इनहेरिट किया, तो इस केस में जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है वो स्टूडेंट है, ठीक है जी। तो ये इसको आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोल सकते हो। द स्टूडेंट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। तो आप इसको बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन रही है जी। तो दिस वुड बी कंसीडर्ड एज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। देयर इज नो एनी फर्दर डिस्कशन फॉर दिस पॉइंट, ठीक है जी। ओके, तो अब थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं कंस्ट्रक्टर्स की बात करूं इन ड्राइव्ड क्लास, व्हाट इज द मेथड ऑफ इनहेरिटेंस, है ना, द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं बात करूं कंस्ट्रक्टर्स, है ना, कंस्ट्रक्टर्स इन ड्राइव्ड क्लास, ठीक है। अगर मैं ड्राइव्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर्स की बात करूं तो वो कैसे कैसे आगे चलते हैं, कैसे एग्जीक्यूशन कैसे होती है, ठीक है। तो पहले हम ले लेते हैं इधर मेथड्स ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है जी, मेथड्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो पहले मैंने क्या किया, सिंपल क्लास, ठीक है जी, क्लास बी पब्लिक ए, ठीक है। तो ये मेरा नॉर्मल चला। तो यानी कि अब अगर मैं ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन की बात करूं, अगर मैं ऑर्डर ऑफ कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूशन की बात करूं, तो कंस्ट्रक्टर कौन सा चलेगा सबसे पहले, है ना। सबसे पहले कौन सा कंस्ट्रक्टर चलेगा, सबसे पहले ए क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा, ठीक है। द ए कंस्ट्रक्टर विल बी एग्जीक्यूटेड। फिर कौन सा चलेगा, ड्राइव्ड क्लास बी का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। नहीं, गलत बोल गया मैं, गलत बोल गया। हाँ ठीक है जी, ठीक है, क्योंकि ये बेस क्लास है ना आपकी, ये बेस क्लास है। अगर आपकी ए बेस क्लास है, ठीक है, ए इज योर बेस क्लास, तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर किसका चलेगा, बेस का चलेगा। फिर कंस्ट्रक्टर किसका चलेगा, फिर कंस्ट्रक्टर ड्राइव्ड का चलेगा, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूं कुछ इस तरह की इनहेरिटेंस की, ठीक है जी, क्लास ए, ठीक है जी, जिसके लिए बेस क्लास बी है और बेस क्लास सी है, यानी कि ए एक ऐसी क्लास है जिसके लिए बी और सी, है ना, बी और सी दोनों बेस क्लास हैं। तो सबसे पहले जो कंस्ट्रक्टर चलेगा वो बी का चलेगा, फिर कंस्ट्रक्टर चलेगा सी का चलेगा, फिर कंस्ट्रक्टर चलेगा ए का चलेगा, यानी कि ड्राइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर सबसे लेट चलेगा। तो यहां पे जो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन है वो इस डायरेक्शन में है, यानी कि जो सबसे पहली बेस क्लास है, इसके इमीडिएट बेस क्लास वो बी है, उसके बाद जो सेकंड ऑर्डर पे है तो वो सी है, तो फिर वो सी का चलाएगा, और उसके बाद जो कंस्ट्रक्टर होगा वो मेरा चलेगा। यानी कि सबसे पहली जो प्रायोरिटी रहेगी आपके ग्रैंड पेरेंट की रहेगी, फिर जो प्रायोरिटी रहेगी, सॉरी जस्ट आई एम रिपीटिंग दिस कॉन्सेप्ट वंस मोर टाइम। तो ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट एंड यू, तो सबसे पहले आप किसका नाम लिखते हो, अपने फादर का लिखते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आप किसका लिखते हो, आपके ग्रैंड पेरेंट का लिखते हो। तो यानी कि जो सबसे हायर प्रायोरिटी है वो पहले आपके फादर की आती है, फिर आपके ग्रैंड फादर की आती है, और फिर उसके बाद आपकी पहचान है, फिर उसके बाद आपकी पहचान है, ठीक है। तो जो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन है वो इस तरह से है, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन इस तरह से है कि सबसे पहले जो इमीडिएट बेस क्लास है आपकी वो आपके पेरेंट है, क्योंकि अगर आपके पेरेंट ना होते तो आपकी भी कोई आइडेंटिटी ना होती। अगर मैं पेरेंट की पहचान की बात करूं तो उनके ग्रैंड पेरेंट है, वो उनके पेरेंट है, वो जो वो है वो आपके ग्रैंड पेरेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी आइडेंटिटी है। तो अगर मैं ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन कंस्ट्रक्टर की बात कर रहा हूं स्पेसिफिकली, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंटर में पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द कंस्ट्रक्टर इन द केस ऑफ द इनहेरिटेंस, ठीक है जी। अब उसके बाद बात करते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट की। तो अब यहां पे क्लास ए, ठीक है, पब्लिक बी, ठीक है जी, उसके बाद एक और इनहेरिटेंस कर रहा हूं वर्चुअल, ठीक है जी, वर्चुअल पब्लिक सी, ठीक है जी। तो अब देखो, एक तो क्लास ए है, ठीक है, जो मेरी ड्राइव्ड क्लास है यानी कि चाइल्ड क्लास, उसकी इमीडिएट पेरेंट कौन सी है, बी क्लास, उसके इमीडिएट पेरेंट कौन सी है, दैट इज द सी क्लास, दैट इज द सी क्लास, ठीक है जी।
तो अब जो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन है, कहता है अब ये जो है, कहता है ये वर्चुअल क्लास है, ठीक है, ये वर्चुअल क्लास है, तो सबसे पहले जो एग्जीक्यूशन होगी वो सी की होगी, ठीक है, फिर जो एग्जीक्यूशन होगी वो बी की होगी, ठीक है, फिर जो एग्जीक्यूशन होगी वो ए की होगी। तो इस केस में कुछ इस तरह से है, ठीक है जी, इस केस में कुछ इस तरह से है। तो यानी कि जो वर्चुअल क्लास है, यानी कि जो अभी हमने कॉन्सेप्ट देखा था, ठीक है, जो वर्चुअल क्लास है वो सबसे पहले इंप्लीमेंट हो जाएगी, वो सबसे पहले इंप्लीमेंट हो जाएगी, क्योंकि उसकी बाइंडिंग सबसे पहले होगी, फिर उसके बाद जो आपकी इमीडिएट पेरेंट है उसकी बाइंडिंग हो जाएगी, ठीक है, फिर उसकी बाइंडिंग हो जाएगी। तो यानी कि जो कॉन्सेप्ट है, कहता बाकी तो सारा नॉर्मल चलेगा, उसके बाद अगर मान के चलो मैं ऐसे लिख देता क्लास ए, ठीक है, पब्लिक बी, ठीक है जी, उसके बाद पब्लिक सी, उसके बाद वर्चुअल पब्लिक डी, तो कुछ अगर मैं ऐसे लिखता तो क्या होता, तो सबसे पहले डी चलता, फिर बी चलता, फिर सी चलता, फिर ए चलता कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो वर्चुअल जब भी कीवर्ड लग गया तो उसकी जो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन है वो सबसे पहले है, ठीक है। ये तो नॉर्मल तो ऐसे ही चलता है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, लेकिन जहां पे वर्चुअल आ गया तो सबसे पहले वो वर्चुअल को इंप्लीमेंट करेगा, उसके बाद फिर वो फर्दर को इंप्लीमेंट करेगा। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन दैट इज इंपॉर्टेंट वन, ये आपको पता होना चाहिए। तो हमेशा सबसे पहले बेस क्लास का चलेगा, ठीक है, लेकिन अगर वर्चुअल है तो सबसे पहले फिर वर्चुअल बेस क्लास चलेगी, ठीक है, क्योंकि लेट बाइंडिंग अर्ली बाइंडिंग भी अपने को लेटर ऑन समझना है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। आई थिंक पिक्चर इज क्लियर टू एवरीवन। हाँ जी, पिक्चर इज क्लियर टू एवरीवन। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। हाँ जी, किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस, यू शुड आस्क मी। हाँ जी, तो आई थिंक मोर देन सफिशिएंट फॉर टुडे। काफी कॉन्सेप्ट्स हमने समझे हैं, तो आई हाईली रिकमेंड यू गाइस काइंडली डू प्रैक्टिकल बाय योर ओन, ठीक है जी। एक बार बुक जरूर पढ़नी है, इसको कॉन्सेप्ट को ठंडे दिमाग से पढ़ना है तो आपको समझ आ जाएगा। कल हम जो करेंगे वो बेस क्लास पॉइंटर एंड ड्राइव क्लास ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, क्योंकि फिर इसी के ऊपर हमारा जो है पॉलीमॉर्फिज्म है वो हमें इंप्लीमेंट करना है, ठीक है जी। ओके, सो एनी क्वेश्चन बिफोर क्लोजिंग दिस? एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, हाँ जी बोलिए। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, हाँ जी पूछिए। सर इसकी पीडीएफ अवेलेबल है क्या ई बाला गुरु स्वामी? नहीं, अभी मेरे पास मेरी जो कॉपी है उसकी पीडीएफ अवेलेबल नहीं है। पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी, अभी मैं करूंगा भी नहीं, अगर मेरे पास होती मैं तब भी शेयर ना करता, ठीक है, तब भी मैं शेयर ना करता। इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी जब आपका पूरा कोर्स कंटेंट कवर हो जाएगा, देन आई विल शेयर यू द पीडीएफ फॉर द एंटायर थिंग। आपको सी और सी प्लस प्लस दोनों की पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले नहीं दूंगा। मैं बुक की बात कर रहा हूँ सर, जो आप ई बाला गुरु स्वामी बुक बता रहे नहीं, हैं उसकी पीडीएफ आई डोंट थिंक सो कि आपको मिलेगी। आपको बुक खरीदनी पड़ेगी, खरीद लो तो अच्छी बात है, नहीं तो किसी फ्रेंड से फोटोकॉपी करवा लो, क्योंकि वो काफी अच्छी बुक है, तो 500-600 पेजेस है उसमें, तो उसको एक बार फॉलो जरूर कर लो। अच्छी बुक है, आपको इन डेप्थ है, उसमें बहुत कुछ है, ठीक है ना, उसमें बहुत कुछ है, लेकिन C++11 नहीं है उसमें, तो C++11 के फीचर है, ये उसमें नहीं है, ठीक है जी। तो एनी अनदर क्वेश्चन बिफोर क्लोजिंग दिस सेशन यू कैन आस्क। हाँ जी पूछिए। सर आज वाला देख दो, आज वाला जो प्रोग्राम करवाया। अच्छा, वो कोड आपको मैं शेयर कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। ये देखिए साफ वाला है 2020। एक सर आप मैं सुनाई नहीं दिया क्या कहते? सर YouTube पे वीडियोस लेक्चर्स की। किसके? सर लेक्चर्स की। अच्छा, मेरे वाले की? यस सर। हाँ, आज आ जाएंगी। आज मैंने एक अपलोड कर दी, बाकी सारी हो रही हैं, क्योंकि टाइम बहुत लगता है ना अपलोड होने में, तो आज कंस्ट्रक्टर की अपलोडेड हो चुकी हैं, ठीक है। अभी मैंने मॉर्निंग में कर दी, तो 2-3 मैं और आज अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ओके सर। एनी अनदर क्वेश्चन तो यू कैन आस्क मी। ये लो जी, कोड मैंने आपको शेयर कर दिया आज वाला, ठीक है। तो होपफुली आप एक बार ट्राई कर लेना, बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस। बेसिक इनहेरिटेंस इज वेरी इजी, ठीक है, लेकिन जैसे अब इनहेरिटेंस के बेस पे जैसे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाते हैं तो थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीजें आ रही हैं। ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट्स ही हैं। अब देखो, अगर आपने ध्यान से समझा होगा तो आई होप कि आपको ये फंडामेंटल लेवल की नॉलेज होगी
कि अच्छा ये कारण क्या है, क्यों हम ऐसा इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, क्योंकि जब तक कारण नहीं पता लगता तब तक हमें समझ नहीं आता कि हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले कारण पता करो, उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली पता लग जाता है कि हम क्यों करना चाह रहे हैं, ये कारण क्या है, रीजन क्या है, इसको सोल्व कैसे करना है। ठीक है, हाँ चलो, ओके जी, थैंक यू फॉर लिसन मी पेशेंसली, थैंक यू वेरी मच।